हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होपफुली आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट्स को डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल इस पर्टिकुलर चैप्टर पे इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा या जो भी है। तो आज के सेशन में इस चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं। हमेशा की तरह वन शॉर्ट चैप्टर है। आई ट्राई टू कवर दी होल चैप्टर इन वन कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल। ठीक है, तो ऑलवेज जब आप चैप्टर के टाइटल को समझ लोगे तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपको स्टोरी का आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज दिस बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट। सो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल यानी दोज हु वर द नेटिव्स। ठीक है, पहले से रह रहे थे लोग, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। दे हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल इनहैबिटेशन। और इसकी जो स्टोरी है इसको मैंने पिछले कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर्स वाले चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। बिगिनिंग जो है वहाँ हो गई है और अब यहाँ पर और इसको आगे हम इसका डेवलपमेंट देखने वाले हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल में। तो कई लोगों ने कहा कि वो चैप्टर डेफिनेटली वो चैप्टर सीबीएसई में नहीं है, अभी आपका रेशनलाइज हो गया है सिलेबस, तो उसमें वो डिलीट हो गया है। कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स के चैप्टर में था, इसलिए मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आपको लगी कि स्टोरी आपको समझना है तो आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 घंटे की बात है, फास्ट फॉरवर्ड में भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं नहीं क्यों पढ़े तो फिर छोड़ो, यहाँ से आप आगे समझ सकते हो क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो नेटिव लोगों का, ओरिजिनल इनहैबिटेड जो लोग थे उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको डिस्प्लेस किया। किन लोगों ने डिस्प्लेस किया, ये कहानी शुरू हो गई थी हमारी पिछले ही चैप्टर्स में। थीम 8 में ये कहानी शुरू हो गई थी हमारी। ऑलराइट, सो दिस चैप्टर रिकाउंट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था स्पेनिश और पोर्तुगीज पीपल दे केम टू साउथ अमेरिका और मैक्सिको वगैरह के एरिया। अमेरिका में भी आ गए थे वो लोग, लेकिन अमेरिका का भी पूरा एरिया जो है उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था। तो अब जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप स्टोरी पढ़ने वाले हो वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ने वाले हो। थीम 8 में भी डिस्कस किया गया था, लेकिन मैक्सिको जो सदर्न पोर्शन था वो डिस्कस किया गया था और इसके अलावा सदर्न अमेरिका डिस्कस किया गया था, पेरू वगैरह। यहाँ पर अमेरिका का नॉर्दर्न पोर्शन ज़्यादा डिस्कस होने वाला है बेसिकली, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हो आज के डेट में। इसके बारे में हमने समझ लिया था कि कोलंबस आया था, फिर अमेरिका वेस्पुकी ने बताया था कि ये वो इंडिया नहीं है जिस इंडिया को कोलंबस खोजने के लिए निकला था, ये बेसिकली अमेरिका है। ठीक है, मतलब एक अदर कॉन्टिनेंट है, बाद में उसी अमेरिका वेस्पुकी के नाम पे इस कॉन्टिनेंट को अमेरिका कहा जाने लगा। तो यहाँ से हमारी जो स्टोरी शुरू हुई है वो आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। डेवलपमेंट क्या है कि 18th सेंचुरी के आसपास सदर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन एरिया में भी सेटल्ड इमिग्रेंट्स आ गए। यानी इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जो दूसरे यानी बाहर या फॉरेन नेशनल्स होते हैं। ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति जो है जब आपके यहाँ आता है तो उसको आप इमिग्रेंट बोलते हैं। तो यूरोप से बहुत सारे लोग और सेटल हो गए यहाँ पर। ऑलराइट, दिस लेड टू मेनी ऑफ द नेटिव पीपल्स बीइंग पुश्ड आउट इनटू अदर एरियाज। अब ऑब्वियस ही बात है, जब बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द टेरिटरीज, और आपको भी पता है कि जो ऑक्यूपाई करने का तरीका था, ठीक है, टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने का जो तरीका था, दैट वाज नॉट फेयर, दैट वाज नॉट मोरल। ठीक है, इमोरल तरीके से वो टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे। आपने स्पेनिश और पुर्तगीज का ऑक्यूपेशन देख लिया है पिछली बार, पिज़ारो और कॉर्टेस और इन सब का, किस तरीके से उन्होंने वॉर करके डिजीजेस फैला के लोकल लोगों को लगभग लगभग वहाँ से अंदर की तरफ पुश कर दिया, ख़त्म कर दिया, सफाया कर दिया उनका। तो कोस्टल एरियाज़ में, जो कोस्टल एरियाज़ नेटिव्स के थ्रू डोमिनेटेड थे, उन पर ये यूरोपियंस आके शिफ्ट होने लग गए। तो फिर नेटिव लोग और अंदर की तरफ पुश्ड हो गए, मीन्स टू से कि उन्होंने और इंटीरियर के एरियाज़ में अपनी शेल्टर ले ली, शरण ले ली। इन एरियाज़ पे जहाँ पर यूरोपियंस सेटल हो रहे हैं उन्हें वो क्या नाम दे रहे हैं, दीज यूरोपियन सेटलमेंट्स वर कॉल्ड कॉलोनी। तब कॉलोनी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, तो कॉलोनी वर्ड के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कॉलोनी वो एरिया होता है जो ये डिनोट करता है कि वहाँ पर रहने वाला पर्सन उस पर्टिकुलर एरिया का नेटिव नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर रिसाइडिंग इन अ कॉलोनी, इट मीन्स यू आर आउटसाइडर। ठीक है, आज के डेट में मॉडर्न टर्म में भी हम लोग कॉलोनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं। हाँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतिहास अगर कोई जानेगा जिसको आप बताओगे तो वो
सुनते ही समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आप नेटिव नहीं हैं, ठीक है, या उस एरिया में रहने वाले नए पर्सन हैं, हमेशा से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनी का मतलब यही होता है। ओके, सो व्हेन द यूरोपियन इनहैबिटेंट्स ऑफ द कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट, और फिर बाद में आपने पढ़ा ही था उस जो कॉन्फ्रंटेशन वाला चैप्टर था कि ये जो यूरोपियन सेटलर्स थे जो कि आए थे यूरोप से रहने के लिए, यहाँ पे इनहैबिटेंट्स थे, इन्होंने बाद में फिर क्या किया, यहाँ पर अपने पेरेंट नेशन से अपना कांटेक्ट ब्रेक कर लिया, यानी अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर लिया। स्पेनिश, पुर्तगीज, ये लोग जो आए थे, वहाँ का किंग इनको रेगुलेट करता था इस एरिया में भी, लेकिन ग्रेजुअली इन लोगों ने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं पूरी तरीके से फ्री किए। मीन्स टू से कि जो रिपोर्टिंग है, एक तरीके से जो ओबेइंग है, उसको ख़त्म कर दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री या नेशन के तौर पर इन लोगों ने डेवलप कर लिया, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आगे पढ़ोगे कि ब्रिटेन का क्या हुआ करता था, यहाँ पे आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, एक तरीके से ब्रिटेन का ऑक्यूपेशन था, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और इसके बाद अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया ब्रिटिशर्स से, एंड नाउ दे आर नॉट रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से चले। फिर 19th और 20th सेंचुरी में यहाँ पर पहले यूरोप से लोग आए, फिर यहाँ पर एशियन कंट्रीज से भी लोग आते रहे और माइग्रेट होते रहे और इन कंट्रीज में आके सेटल हो गए। आज के डेट में अगर हम देखें, टुडे दीज यूरोपियंस एंड एशियंस फ्रॉम द मेजॉरिटी इन दीज कंट्रीज, तो आज के डेट में इन कंट्रीज में अगर हम देखें तो यूरोपियन और एशियन काफ़ी अमाउंट में हो गए, इनफैक्ट मेजॉरिटी में भी हो गए हैं इस एरिया में। आप देखोगे कुछ कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज मीन्स टू से कि जैसे आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एशियन लोग भी कम नहीं हैं, दे हैव ऑल्सो गुड नंबर्स, ऑल राइट। और जो नेटिव इनहैबिटेंट्स हैं, इनकी जो नंबर्स हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहे और आज ये नॉमिनल अमाउंट में रहते हैं। तो जिनका एक्चुअल लैंड था, ये लोग डिक्रीज होते रहे इनके नंबर्स, और जो बाहर से आए थे, दोज हु केम फ्रॉम आउटसाइड, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर नंबर, देयर पॉपुलेशन। ओके, आज भी हम देखते हैं दे आर हार्डली सीन इन द टाउन्स एंड पीपल हैव फॉरगेटन दैट दे वंस ऑक्यूपाइड मच ऑफ द कंट्री। तो अब ये बहुत मुश्किल से देखे जाते हैं टाउन्स वगैरह में, दे आर लिविंग इन द रिमोट एरिया, है ना, इंटीरियर में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत विलेजेस और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं ये लोग, और इनको लगभग लोग भूल गए हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारा एक नोशन बन गया, हम जैसे देखते हैं कि दिस इज़ अ कंट्री ऑफ द वाइट पीपल, बट नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नॉट द एक्चुअल कंट्री ऑफ दीज वाइट पीपल, इट बिलोंग्स टू दीज नेटिव पीपल्स, जिनको लोग भूल गए हैं, ठीक है। दे हैव फॉरगेटन कि ये जो नेटिव्स थे कभी इन कंट्रीज़ के मच ऑफ दी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो नाम भी हैं वो इन्हीं के नामों से डराइव हैं, ठीक है, जैसे ओहियो, मिसिसिपी, सिएटल, कनाडा में सस्काचुआन, ऑल दीज प्लेसेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द नेटिव्स। ये नेटिव लोगों की या तो ट्राइब या उनके कल्चर से डेराइव्ड नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मिडिल और 20th सेंचुरी की बात करें, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी एक ओवरव्यू ले लिया, आगे डिटेल पढ़ेंगे। अब ये है कि हिस्ट्री को बिना सोर्स के और एविडेंस के पढ़ते नहीं हैं, तो सोर्स में कहाँ से नाम आता है इनका, हमें कैसे पता चलता है कि इस जगह पर नेटिव लोग रहते थे। तो बाद में 20th सेंचुरी में अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक्स थी, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। ध्यान रखना, ये वर्ड डिस्कवर वर्ड इंक्लूडेड है। तो ये हिस्ट्री पढ़ने का या पढ़ाने का एक तरीका हो गया, जिसमें जो नेटिव लोग हैं इनके बारे में कैसे बताया जाता है यूरोपियन और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में, कि हमने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवर किया, इट मीन्स टू से इट वाज नॉट नोन, सो इट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव। ये एक पहलू है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर कुछ खास नहीं था और हमने इसको डिस्कवर किया है, खोजा है। अरे डिस्कवरी तो आप उसकी करेंगे ना विच एग्जिस्टेड ऑलरेडी। खोज का मतलब क्या है, व्हेन यू से खोजना, व्हेन यू आर सेइंग डिस्कवरी, इट मीन्स समथिंग वाज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंड यू जस्ट फाउंड इट। ओके, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, इट वॉज परफेक्टली प्रेजेंट एंड इट वॉज परफेक्टली इनहैबिटेटेड। आपने तो आके उसको, उसकी उस नेचुरल ब्यूटी को उजाड़ दिया और अपने हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, वो सब भी ठीक है, बट आप ये भी बताइए कि नेटिव लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे और दिस कंट्री एक्चुअली बिलोंग्स टू द नेटिव पीपल, ठीक है। दे हार्डली मेंशन टू द नेटिव पीपल एक्सेप्ट टू सजेस्ट दैट दे वर हॉस्टाइल टू यूरोपियंस।
तो ये एक एहसान फरामोशी है, ठीक है, ये एक अनग्रेटफुलनेस है कि आपने पिछले कन्फ्रंटेशन ऑफ जो कल्चर है वो चैप्टर देखा है कि कितने ब्रुटैलिटी के साथ में नेटिव लोगों के साथ में बिहेवियर किया गया, उनको मार दिया गया, ख़त्म किया गया। तो आपने किसी के देश पे कब्जा किया है और उसको आप डिस्कवरी बताते हैं, लेकिन उनके साथ जब आप अपने रेफरेंसेस या अपने इंस्टेंसेस को कोट करते हैं या अपनी बुक में उनको इंक्लूड करते हैं, तो क्या दिखाते हैं कि दे वर हॉस्टाइल टू यूरोपियन, मीन्स व्हेन वी केम हियर दीज पीपल वर वेरी हॉस्टाइल। जब हम यहाँ पर आए तो ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, एक तरीके से एनिमी की तरह बिहेव कर रहे थे, हमारे लिए बहुत खतरनाक थे ये लोग। सो दिस इज़ दी डिस्टॉर्टेड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री, ठीक है। उनको ये बताना चाहिए कि दैट लैंड बिलोंग्स टू द नेटिव पीपल और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि इनके साथ हमने ट्रेड किया, हम यहाँ पर रहे। और अभी तो आप बहुत सारे खतरनाक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वो तो काफ़ी साल बाद 1960s में नेटिव पीपल को इनकरेज किया गया कि वो अपनी हिस्ट्री बुक्स को लिखें। ये ओरल हिस्ट्री थी क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स, नेटिव लोग डॉक्यूमेंट्स उतना मेंटेन नहीं करते थे। आज के डेट में अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी हिस्टोरिकल वर्क या फिक्शनल वर्क है वो नेटिव लोगों ने किया, और बाद में बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स या प्लेसेस बनाए गए जिनसे लोकल नेटिव हिस्ट्री को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। और चलिए, तो ये मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि ये जो इंडियन वर्ड आता है, अमेरिकन इंडियन, और ये दिस इंडियन वर्ड इज़ नॉट वेरी गुड, दिस इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। सो इंडियन वर्ड इज़ एक्चुअली डेरोगेटरी वर्ड, और हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे हम अपने को, whether we are from English medium or from Hindi medium or any other medium, okay, we used to call ourselves Bharatiya, or we used to call other self, ठीक है, हिंदुस्तानी, या whatever name you like to choose for yourself, ठीक है। The Indian word is the word of colonial mentality, ठीक है। तो ये बेसिकली बाहरी लोगों का दिया हुआ एक डेरोगेटरी नाम है। होता ना कि आप किसी को ये छोटू या कुछ ऐसा करके बुलाते हैं ना, तो भले वो उसको पसंद हो या ना हो, तो ये कुछ ऐसा ही हुआ। यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, यहाँ से हमारा डिटेल में चैप्टर पर्टिकुलर शुरू हो रहा है। यू नो व्हाट इम्पीरियलिज्म मीन्स, तो हम यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म, जब हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग? तो देखो, इम्पीरियलिज्म का मीनिंग जो होता है, इट सिंपली मीन्स टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ योर एम्पायर। बहुत सरल शब्दों में कह दो कि व्हेन अ पर्टिकुलर कंट्री extends its empire to the areas or territories of other countries or to other country for its political and economic gain। अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन के लिए दूसरे कंट्रीज या दूसरे टेरिटरीज को कब्जा कर लेना, हथियार लेना, ठीक है, ये इम्पीरियलिज्म कहलाता है। जैसे ब्रिटेन ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन के लिए क्या किया, भारत को कब्जा किया, ठीक है। इसीलिए भगत सिंह ने क्या कहा, डाउन विथ इम्पीरियलिज्म। तो इस तरीके से इम्पीरियलिज्म, तो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म मीन्स यूरोपियन कंट्रीज ने अपने इन्फ्लुएंस, अपने पावर को एक्सटेंड किया, कब्जा कर लिया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन के लिए दूसरे देशों में। तो हमने जो कहानी शुरू की थी अपनी पिछली, ठीक है, तो अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल, ये आपने थीम 8 में ही देख लिया है, ठीक है। एज़टेक्स, इंकाज और अरावाक्स के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ लिया बहुत अच्छे से। तो उस समय स्पेन और पुर्तगाल दो कंट्रीज थी जिन्होंने अपना ऑक्यूपेशन शुरू किया था, ठीक है। स्पेन से ही कोलंबस निकला था, बाद में पुर्तगाल ने ब्राज़ील वगैरह पे कब्जा कर लिया था, और ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने बिगनिंग करी सी वॉयजेस की। बट 17th सेंचुरी के बाद में इन कंट्रीज़ का ज़्यादा ऑक्यूपेशन एक्सपैंड नहीं हुआ। रीज़न, ये अय्याशी में लग गए, इतना ध्यान नहीं दिया, जो पैसे मिल गए उसको अपने काम में लगाया। गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे उतना आगे जाके इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, खोज तो स्पेन और पुर्तगाल ने लिया, डिस्कवरी स्पेन और पुर्तगाल ने कर दी, लेकिन इसका फ़ायदा उठाया दूसरी कंट्रीज ने, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने। तो यहाँ के जो प्राइवेट क्या थे, मेंबर्स थे, प्राइवेट मेंबर्स से जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, तो इन ट्रेडर्स ने क्या किया, फंडिंग करी आगे जाके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की, और यहाँ पर आके लोगों को, जैसे आप देखोगे कि कॉर्टेस था, ठीक है, तो वो ऐसे ही आया था, उसको भी किसी तरीके से थोड़ी सी फंडिंग ही मिली थी। तो बहुत सारे लोग फंडिंग के थ्रू आने लग गए थे। इनको इसलिए फंडिंग मिलती थी कि ये जब जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ को खोजेंगे, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे जब अपना एक्सपेंशन करेंगे, खोज तो ऑलरेडी लिया गया है, या नई कंट्री टेरिटरी पाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ जो भी रिसोर्सेस होंगे वो हमारे लिए हो जाएंगे, और फिर हमको भी प्रॉफिट होगा, हम भी इसको उसका शेयर देंगे। तो यहाँ पर अब
जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ रही थी, और जो नए ट्रेडर्स थे यूरोप के, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड के, दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कॉलोनीज, और दे वर ट्राइंग टू यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज अवेलेबल इन दीज कंट्रीज। तो इन जगहों पे जो संसाधन थे, इन क्षेत्रों में, इन संसाधनों का पूरा दोहन करने, इन संसाधनों का पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करने, यूटिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो रही थी। तो अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में इस तरीके की कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो गई थी। ऑलराइट, इनफैक्ट इंग्लैंड अपने आसपास भी छोटी छोटी कॉलोनीज बना के रखा हुआ है, जैसे आयरलैंड वगैरह। बाद में आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा आपको पता है कि आज़ाद भी हुआ। ठीक है, चलो, तो वो भी एक कॉलोनी की तरह था। यहाँ पर ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड कैटेगरी के लोग थे वो जाके सेटल हो गए थे। चलिए, 18 सेंचुरी आते आते हमने देखा कि प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ये एक मेन ड्राइविंग फोर्स था। 18 सेंचुरी आते आते हम ये बहुत अच्छे से, मतलब इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया है कि व्हाई दीज पीपल्स वर कमिंग। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट मीन्स इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने की जो ड्राइव थी, जो उनकी टेंडेंसी थी, यही यहाँ पर नई कॉलोनीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट कर रही थी। सो द मेन थिंग इज़ प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। कोई भी, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, यहाँ पर अगर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसके पीछे उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे यहाँ से। हाँ, कॉलोनी का जो पॉलिटिकल नेचर हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसका जो कंट्रोल करने का तरीका होता है वो अलग हो सकता है। हो सकता है ब्रुटैलिटी के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट हो उनका अप्रोच। तो नेचर ऑफ द कंट्रोल डिफरेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको कि 18 सेंचुरी तक इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन दी स्टोरी फॉर द हिस्टोरियन कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दे वर कमिंग टू दीज कॉलोनीज फॉर देयर प्रॉफिट, फॉर देयर गेन, इकोनॉमिक गेन एंड पॉलिटिकल गेन। हाँ, द वेरिएशन है कि हाउ दे कंट्रोल्ड, द नेचर ऑफ कंट्रोल जो है वो अलग अलग हो सकता है, कि चाहे ब्रिटेन है यहाँ पे, फ्रांस है यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी है यहाँ पे, हॉलैंड है यहाँ पे, कोई सी भी कंट्री है, तो हाउ दे आर कंट्रोलिंग दीज टेरिटरीज ये डिफरेंट हो सकता है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे साउथ एशिया में इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया, चाइना और इन कंट्रीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनीज जैसे प्राइवेट एंटिटीज़ थे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी तो थी, ब्रिटेन की बनी हुई, जिसने इन्वेस्टमेंट किया और एक्सप्लोर किया। बाद में देखा आपने कि क्या हश्र किया कंट्रीज़ का। तो इन लोगों ने जो पॉलिटिकल पावर गेन की, लोकल रूलर्स को डिफीट किया और टेरिटरीज़ को एनेक्स किया, यानी कि वहाँ के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा लिया। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर पावर रिगेन करके रखी, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ठीक है, रूल करने लगे, टैक्सेस कलेक्ट करने लगे लोकल लोगों से, लैंडलॉर्ड से, ठीक है, वहाँ पर डेवलपमेंट किया, जैसे रेलवेज़ वगैरह बनाए, ठीक है, ट्रेड को ईजी किया, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस, माइंस वगैरह को एक्सकवेट किया, प्लांटेशंस बनाए, मतलब मैक्सिमम वहाँ का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का इंश्योर किया। तो कुछ जगह इस तरीके से था कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ जगह पर और ख़तरनाक तरीके से काम हुआ। कुछ जगह पर सिर्फ बाहर बाहर से ट्रेड हुआ, पूरी तरीके से एक वेल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ। जैसे अफ्रीका में यूरोपियन लोग कोस्टल एरिया में ही ज़्यादातर ट्रेड करते रह गए। 19 सेंचुरी के बाद में वो लोग अंदर इंटीरियर इलाकों में घुसे, अफ्रीका में बाहर वो ट्रेड करते रहे, पहले तो कोस्टल एरिया में ही ज़्यादातर ट्रेड करते रहे। इसके बाद जब वो इंटीरियर में एंटर हुए और उन्होंने अफ्रीका के रिसोर्सेज को, 19 सेंचुरी वो थी जब एशियन कंट्रीज़ फ्री होने लग गए थे, तो फिर उनको लगा आप कहाँ ढूंढें हम अपने इन इकोनॉमिक गेन्स को, तो फिर अफ्रीका को उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया। तो अफ्रीका का बंटवारा करने लगे, है ना, पिज़्ज़ा की तरह, है ना, उसके स्लाइसेस की, ये वाला तुम ले लो, ये वाला स्लाइस हम ले लें। तो इस तरीके से इन कॉलोनीज़ में जो यूरोपियंस बाहर से आके सेटल हो रहे हैं, दे आर आइडेंटिफाइड, इनको बाद में इतिहासकार अलग अलग नाम से डिफ्रेंशिएट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सेटलर वर्ड इज़ यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका, द ब्रिटिश इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सेटलर वर्ड यानी जो लोग सेटल हो गए हैं, तो सेटल सिंपली मीन्स दैट दे केम हियर, ये लोग आए हैं बाहर से, आउटसाइडर्स हैं ये, और यहाँ पर अब ये बेसिकली सेटल हो गए हैं। तो सेटलर वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। इन जगहों की जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी दैट वाज मोस्टली इंग्लिश। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर मेजॉरिटी में ब्रिटिशर्स नहीं है वहाँ पर फ्रेंच भी है, ठीक है। जैसे कनाडा में फ्रेंच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि अमेरिका का जो नॉर्दर्न पोर्शन था
दैट एकदम एक्सट्रीम नॉर्थन पोर्शन, दैट इज़ कनाडा, यू नो इट वेरी वेल। तो वहाँ पर फ्रेंच ऑक्यूपेशन ज़्यादा था। तो ये देखिए, नेम गिवन बाय यूरोपियंस टू द कंट्रीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। ये वर्ड जो है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर वाले वीडियो में, बहुत कुछ रिलेटेड था इसलिए वो वीडियो भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड यूरोपियंस ने अपने आप को कहा, और न्यू वर्ल्ड जिनको उन्होंने अभी डिस्कवर किया था उनको तो ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वर्ड बेसिकली कहीं ना कहीं कहाँ से बाद में कॉइन किए गए हैं, और इनमें एक या तो जिस पर्सन ने उसको आइडेंटिफाई किया उसके नाम पर है, या फिर लोकल, जैसे कनाडा, कनाडा का जो नाम है वो किससे आता है, कनाडा से आता है, और इसका मतलब होता है विलेज, तो इसका मतलब होता है गांव। ऐसे ही अमेरिगो वेस्प्यूकी जिसके बारे में आपको मैंने बताया ही, तो ये चीज़ें हो रही थी। चलिए अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हम समझ लेते हैं। जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ज्योग्राफी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ध्यान आपको मतलब इशू नहीं आएगा। तो ये इक्वेटर हो गया, आपको पता ही है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आर्कटिक सर्किल जब आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा कि ये मान लो आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरोप का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर आप आ जाओ, आर्कटिक सर्किल से शुरुआत होती है। ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन हो गया, ये सदर्न अटलांटिक ओशन हो गया। तो नॉर्दर्न अमेरिका जो एक्सटेंड होता है वो फ्रॉम आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल से यहाँ से शुरू हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो आर्कटिक सर्किल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, फ्रॉम पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये पैसिफिक टू द अटलांटिक, इधर आप चले जाओ तो इधर पैसिफिक ओशन मिल जाएगा आपको, इधर अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज दी बेसिक आउटलाइन हो गई। फिर इसके वेस्ट में, वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इज द डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा। तो आप पश्चिम की तरफ, वेस्टर्न पार्ट की तरफ देखोगे तो यू विल गेट द चेन ऑफ माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को हम कहते हैं रॉकी माउंटेन्स। इनमें कुछ इलाका क्या है, डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है, जैसे एरिजोना और नेवाडा, इन एरियाज पे आप जाओगे तो आपको डेजर्ट इलाके मिलेंगे। स्टिल फर्दर वेस्ट द और पश्चिम की तरफ जाओगे तो नेवाडा माउंटेन्स, सियरा नेवाडा माउंटेन्स हैं। ईस्ट की तरफ प्लेन इलाका है, ठीक है, यहीं पर आपको लेक्स भी मिलेंगी, वैलीज ऑफ मिसिसिपी मिलेगी, रिवर मिलेगी जैसे ओहियो, ठीक है, और एप्लाशियन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। साउथ की तरफ व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द साउथ यू विल सी द मैक्सिको, ठीक। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब अभी वन शॉट है तो बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते, अदरवाइज मैं और बड़ा एक आपको जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दे देता। आपको बस याद करना है कि कहाँ से कहाँ, ठीक है, आर्कटिक से अटलांटिक, पैसिफिक से अटलांटिक, रॉकी माउंटेन, और इस तरीके से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है बस। 40% ऑफ द कैनेडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब उस ज़माने की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय 40% कैनेडा पूरी तरीके से जंगलों से, आज भी काफ़ी ज़्यादा कनाडा में जंगल हैं, फिर भी आज भी बहुत ज़्यादा इतना डेंस नहीं है। ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज के यहाँ पर रिच डिपॉजिट्स थे। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल रिसोर्सेज आगे जाके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बनी यूएसए और कनाडा में। जो सेटलर्स आ रहे हैं दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज़। आज वीट, कॉर्न एंड फ्रूट्स आर एक्सटेंसिवली ग्रोन, ठीक है, कनाडा और अमेरिका में दोनों जगह पर वीट, कॉर्न और फ्रूट्स एक्सटेंसिवली ग्रोन हो रहे हैं, ठीक है। कनाडा में पर्टिकुलरली फिशिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मेजॉरिटी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर वो फिशिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत पहले नहीं था, अभी लगभग 200 साल पहले ही, है ना, हम 17th-18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और आज हम 21st सेंचुरी में हैं। तो लगभग 200 साल पहले ही यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ। क्यों, आपने भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स में कि ये जो नेटिव पीपल्स थे, द ट्राइबल्स, दे डू नॉट बिलीव इन एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना, वो नेचर के साथ बैलेंस स्ट्राइक करने पे ज़्यादा भरोसा रखते थे। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नेचर का और रिसोर्सेज के करने में वो प्लान नहीं करते। तो जब ये यूरोपियन इमिग्रेंट्स आए अफ्रीका और चाइना, मतलब अफ्रीका से, चाइना से और यूरोप से, ये जो इन एरियाज़ में, पहले तो यूरोप से आए ऑब्वियसली, लेकिन बाद में फिर और दूसरी जगहों से, तो दे स्टार्टेड
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हेयर, प्लांटेशंस बनाया और तमाम बड़े बड़े फील्ड्स बना लिए। आगे इसी में देखोगे अभी इस चैप्टर पे, ठीक। तो ये अभी 200 साल पहले ही हुआ है वहाँ पे, उसके पहले नहीं था। बट देयर वर पीपल हु हैड बीन लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई रहता नहीं था इसलिए एग्रीकल्चर नहीं था, माइनिंग नहीं था, ठीक है। मैंने कहा ना, ट्राइबल पीपल वर देयर, सो बट देयर वर पीपल हु हैड बीन लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका हज़ारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, बिफोर द यूरोपियंस लर्न ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जब यूरोपियंस आए तो उनका एनकाउंटर हुआ और यूरोपियंस ने अपनी बुक में मेंशन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले कोई रहता नहीं था, उसके पहले भी लोग रहते थे, दो हालांकि दे वर नॉट यूटिलाइजिंग और प्रैक्टिसिंग, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज और प्रैक्टिसिंग द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, लेकिन रहते थे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको नॉर्थ अमेरिका का हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका से हम नेटिव पीपल्स के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपने कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत समझा भी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा डिटेल देखोगे क्योंकि वहाँ पर सदर्न अमेरिका और मैक्सिको के बारे में ज़्यादा बात हुई थी। तो नॉर्थ अमेरिका जिसे आज आप कह रहे हैं, इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोग जो आए हैं, जो सेटलर्स आए हैं, दे केम फ्रॉम बेसिकली एशिया। और लगभग 30,000 साल पहले, आज से 30,000 साल पहले, 30,000, दैट इज़ ह्यूज, ठीक है। आज आपको इतिहास अवेलेबल भी है, तो कब का है? आज आपको इतिहास अवेलेबल है, माइट भी तो मेरे ख्याल से 5,000 10,000 साल का इतिहास अवेलेबल है तो वैसे लाखों सालों का, लेकिन एकदम बढ़िया डिटेल्ड हिस्ट्री। तो 30,000 साल पहले, 30,000 ईयर्स बैक, एक लैंड ब्रिज था यहाँ पे, ठीक है। जो ये मैं अभी डायग्राम बना रहा था ना, तो डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पर, इधर है ना, इधर से, ठीक है। तो यहाँ आपको आगे जाके ज्योग्राफी आप सब ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उन्होंने बेरिंग स्ट्रेट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। हाँ, तो ये पहले एक बड़ा सॉलिडिफाइड इलाका हुआ करता था। उस ज़माने की बात हो रही है जब यहाँ पर आइस एज थी, ठीक है। तो आइस एज में लगभग 10,000 साल पहले माइग्रेशन शुरू हुआ और ये लोग और साउथ की तरफ आए। क्यों? क्योंकि आइस एज में यहाँ पर वाटर बॉडी प्रेजेंट ना होकर क्या था, वाटर सॉलिडिफाई हो गया था भाई, आइस एज थी। तो एक बेरिंग स्ट्रेट के आसपास पूरा क्या इलाका था, जमा हुआ था। तो ये लोग वहाँ से माइग्रेट करके इधर पहुँचे। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका एंड एरो पॉइंट इज 11,000 ईयर ओल्ड। अब देखो, ठीक है। द पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज अबाउट, हाँ, अब जब डिटेल की बात आती है कि इन लोगों ने अपने आप को इंक्रीज करना कब शुरू किया, मीन्स टू से कि ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं आ तो गए काफ़ी साल पहले, 30,000 साल पहले से माइग्रेशन शुरू होता है और 10,000 11,000 साल पहले हमें एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं, एरो पॉइंट, तीर के निशान वगैरह और इस तरीके से। और 5,000 साल पहले हमें डिटेल में पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर फैमिलीज़ के फॉर्म में, ठीक है, ग्रुप्स के फॉर्म में रहना शुरू कर दिए थे, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई थी, ठीक है। अब नेटिव वर्ड मैंने पहले ही आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि नेटिव का मतलब क्या होता है, तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। है तो इधर देख लो अपनी टेक्स्ट बुक में, नेटिव का मतलब होता है पर्सन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर आप कहीं के नेटिव हैं, इसका मतलब है कि आपका वहाँ पर जन्म हुआ है ना, आप बचपन से वहाँ पर रह रहे हैं। सो दीज पीपल्स लिव्ड इन बैंड्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे ये लोग विलेजेस में, और ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के आसपास रहते हैं। ये हमने इस चैप्टर की बिगनिंग से पढ़ना शुरू किया है। मेसोपोटामिया और ये सब पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो आप, तो आपको समझ में आएगा। आगे क्लास 12th में हड़प्पा के बारे में पढ़ोगे तो पुराने समय में 5,000 ईयर्स बैक और इवन लेटर जो सिविलाइजेशनल इनहैबिटेशन होता था, जो लोगों का सेटलमेंट होता था, वो कहाँ होता था? ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के आसपास होता था, क्योंकि लाइफ को ये सपोर्ट करती थी। रिवर वैलीज़ जो होती थी, दे एट फिश एंड मीट, क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता था। कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स, मेज़, तो बेसिकली लाइफ बहुत सिंपल थी। मक्का, सब्जियां वगैरह उगाते थे और हमेशा घूमते फिरते रहते थे। यहाँ बहुत ज़्यादा सेटल भी नहीं रहते थे। उनमें से एक तबका जो होता था वो थोड़ा बहुत सर्च करता रहता था, किन चीज़ों का? खाने पीने की चीज़ों का। तो दे वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज। अब इस एरिया में इतने भी ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए कई बार खाने पीने, अब जैसे मान लो कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पे मछलियाँ कम हो गई, खूब शिकार किया मछलियों का, कम हो गई, ठीक। तो फिर और अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। तो दे वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ मीट, चीफली दैट ऑफ बाइसन। तो बाइसन एक तरीके का एनिमल होता है, सांड की तरह दिखता है, ठीक है ना। तो बाइसन आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चित्र देख लो यहाँ पर। सो द वाइल्ड बेफेलो उस ज़माने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल हुआ करता था, और आगे जाके ऐसा होगा कि दिखेगा ही नहीं। तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल था, इसलिए ये लोग क्या करते थे? इनका शिकार करते थे, ठीक है। और बाद में तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो पैदल घूमना फिरना होता था, लेकिन जब स्पेनिश लोग घोड़े वगैरह लेके आ गए
तो स्पेनिश सेटलर से नेटिव लोग घोड़े वगैरह लेकर इन बाइसन्स का शिकार करने के लिए निकलते थे। लेकिन खास बात क्या है, द ब्यूटी ऑफ देयर हंटिंग एक्सपीडिशन और हंटिंग एक्टिविटीज, दे ओनली किल्ड एज मेनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। वो उतना ही शिकार करते थे जितने जानवरों की उनको ज़रूरत होती थी, ऐसा नहीं कि खूब सारे मार दिए ज़बरदस्ती। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। उस ज़माने में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अब ये आपको भी पता है कि जब यूरोपियन सेटलर्स आकर यहाँ पर बस गए और उन्होंने देखा कि यार बड़ा पोटेंशियल है, ये लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, ज़मीन वमीन ठीक ठाक है, खेती करो, तो उसके पहले ये लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है। और यही कारण था कि इनके पास सरप्लस खाने पीने को नहीं होता था। दे डिड नॉट डेवलप किंगडम्स एंड एम्पायर्स एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज, याद रखना, नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज जो थी, या नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज में जो ट्राइब्स थी, इन्होंने उतने बढ़िया एम्पायर्स नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य नहीं बनाए हुए। आपने कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर नाम के चैप्टर में क्या पढ़ा है कि देयर वर एम्पायर्स, वहाँ पर साम्राज्य थे। एस्टेक्स का, इंकास का एम्पायर पढ़ा है आपने बाकायदा डिटेल में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एम्पायर नहीं है तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देयर वर सम इंस्टेंसेस ऑफ क्वेरल्स बिटवीन ट्राइबल्स ओवर टेरिटरी। तो एरिया को लेके कि ये दैट एरिया बिलोंग्स टू मी, है ना, तुम आउटसाइडर हो, तो ट्राइबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो देयर वर सम इंस्टेंसेस ऑफ क्वेरल्स। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता था, है ना, झगड़ा वगड़ा किया और फिर इसके बाद आपस में मिल भी गए, या फिर नहीं भी मिले तो अपने अपने एरियाज़ में पीसफुली रह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि है ना, अंग्रेज़ों की तरह फिर ऐसे युद्ध हो रहे हैं कि अब या तो तुम ही रहोगे या हम ही, ऐसा नहीं था, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज कंट्रोल ऑफ लैंड वॉज नॉट एन इशू, इतना भी बहुत बड़ा इशू नहीं होता था। दे वर content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it. This is the very important and valid point कि they were content, वो इसी बात पे खुश रहते थे, इतने में ही वो खुश हैं, मज़े में हैं, ठीक है, कि हमको खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है ना, कोई ओनरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज़ दी एटीट्यूड ऑफ अ ट्राइबल पीपल, ठीक है, कि दे डोंट वांट एनी ओनरशिप। तो विदाउट हैविंग द सेंस ऑफ ओनरशिप दे वर वेरी कंटेंट, है ना, वो बहुत ही खुश थे, इस बात पे सेटिस्फाइड थे कि हमको खाना पीना रहना तो मिल ही रहा है ना, क्या करना है हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करके। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दैट ट्रेडिशन वाज दैट ऑफ मेकिंग फॉर्मल अलायंसेस एंड फ्रेंडशिप। ये एक ट्रेडिशन था कि छोटी छोटी ट्राइब्स जो होती थी वो आपस में अलायंसेस बना लेते थे, ठीक है। तो अपना कबीला बना लिया उन्होंने इस तरीके से दोस्ती करके, ठीक है। तो एक ये होता था कि कभी चैलेंज वाली सिचुएशन आती थी तो इसमें ये अलाइंसेस काम करते थे, ठीक है। तो ये यूनाइट रहने का बहुत एक अच्छा तरीका था। और जो अलाइंसेस बनती थी, इन अलाइंसेस में आउट ऑफ कर्टसी अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए हमेशा गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ करता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि ये एक्सचेंज करते थे गिफ्ट्स को। और गिफ्ट एक्सचेंज करना इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस ज़माने में ये लोग खरीदी बिक्री नहीं कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अलाइंसेस और फ्रेंडशिप बना रहे हैं जब छोटे छोटे ट्राइबल्स, तो उनको जब एक पर्टिकुलर गुड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में, तो वो गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे से के साथ वो शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी ए या ए ट्राइब को बी ट्राइब से कुछ चाहिए, और बी ट्राइब को भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो ए बी को वो देगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, और बी ए को वो दे देगा एज अ गिफ्ट। इसमें कोई बाइंग और सेलिंग वाली चीज़ नहीं होगी। तो ये बहुत देसी और पुराना तरीका है कि नहीं। आज भी हम लोग अपने घरों में इसको कुछ कुछ फॉलो करते हैं कि नहीं, कि हमारे घर में कुछ बना और हम दे आए पड़ोसी के यहाँ, है ना, पड़ोसी के यहाँ कुछ बना और या कुछ ऐसा हुआ तो उसने हमारे यहाँ घर पे इस चीज़ को शेयर कर दिया। तो ये चीज़ जो है ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है, और इसीलिए फिर आगे जाके जो ट्रेडिंग भी होती थी वो बार्टर सिस्टम में ही होती थी, फिर जिसका स्थान पैसे ने ले लिया। न्यूमरस लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में काफ़ी सारी ट्राइब्स थी, और उनके बीच जो बातचीत होती थी, जो कम्युनिकेशन होता था, उसमें लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल होती थी दे वर न्यूमरस लैंग्वेजेस। हालांकि हमारे पास रिटन एविडेंसेस बहुत कम लैंग्वेजेस के हैं, या फिर ये लोग आप कह सकते हो कि उतना लिखना वगैरह नहीं जानते थे, इसलिए राइटिंग उतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट इनके बीच में नहीं थी। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द नेचर, ट्राइबल पीपल्स के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दे आर डीपली अटैच्ड एंड कनेक्टेड विद द नेचर, और उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है नेचर में जो चेंजेस होते हैं, पशु पक्षियों की जो भाषाएं या बोलियां, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इट वेरी इजली। देखो क्या लिखा हुआ है, दे बिलीव दैट टाइम मूव्ड इन साइकिल्स। इनको पता था कि
जो टाइम होता है वो साइकिल्स मूव करता है, सीजनल पैटर्न्स चेंज होते हैं, ये होता रहता है, नेचर ऐसे ही काम करती है, ठीक है। ईच ट्राइब हैड अकाउंट्स अबाउट देयर ओरिजिन एंड देयर अर्लियर हिस्ट्री। हर ट्राइब को ये पता था कि हम कहाँ से आए हैं, बेसिकली हमारी हिस्ट्री क्या है, और वो ये कहानी अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते थे। मतलब हिस्ट्री वॉज देयर बट इट वॉज थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। तो वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को अपने बारे में बताते रहते थे। दे वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स, कपड़े बुनना वगैरह इनको आता था। ये आप देख रहे हैं वैम्पम बेल्ट्स, ठीक है, ये आज भी आपको म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ें होती, कलर्ड शेल से बनता था। जब यूरोपियंस लोग आए थे तो उनको ये इन्होंने ये गिफ्ट किया अपनी ट्रीटी को ऑनर करने के सिंबॉलिक के तौर पर। दे कुड रीड द लैंड, दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड डिफरेंट लैंडस्केप। हर एक चीज़, ज़मीन कैसी है, किस तरीके की ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वाटर है कि नहीं है, एवरीथिंग दे कैन रीड। समझ रहे हो, रीड कैसे, ऐसा नहीं कि कुछ लिखा हुआ है, बट ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद द नेचर वो पढ़ लेते थे कि यहाँ पर किस तरीके की ज़मीन है, ठीक है, किस तरीके का क्लाइमेट है। अलग अलग लैंडस्केप्स को बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ पाते थे जैसे लिटरल पढ़े लिखे लोग रिटर्न टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो इट हैपन्स नाउ। अब हम आगे बात करते हैं एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस की। यूरोपियंस के साथ इनका एनकाउंटर हुआ और इनके बुरे दिन शुरू हो गए। ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना, बहुत कुछ कहानी तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली एक ट्राइब थी, होपिस ट्राइब, ठीक है। तो ये लोग इनकी जो ट्राइब होते हैं ना, ट्राइबल स्टोरीज होती हैं, तो इन ट्राइबल स्टोरीज में ये था कि इनकी मुलाकात होगी, ठीक है। इट वॉज इंडिकेटेड ऑन द स्टोन tablets that the Hopis had that the first brother and sisters that would come back to them would come as turtles across the land। कि भाई इनके कुछ पुराने बिछड़े लोग होंगे, इनके नए, या कह सकते हो कि नए लोगों के साथ जो इनका एनकाउंटर्स होगा, या इनके भाई बहन, मतलब मीन्स टू से कि द पीपल्स हु दे टू whom they have been known, कभी शायद इन्हीं में से कुछ लोग रहे होंगे। ये लोग जब इनके पास वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, टर्टल्स के फॉर्म में आएंगे। या जब भी बाहर के लोगों से, इंसानों से इनका इंटरेक्शन होगा, एनकाउंटर होगा, तो वो टर्टल्स के, कछुओं के रूप में होगा। वो ज़मीन पे कछुओं, मतलब पानी के रास्ते कछुओं के रूप में आएंगे। दे वुड बी ह्यूमन बींग्स बट दे वुड कम एज टर्टल। तो होंगे इंसान बट वो टर्टल्स के फॉर्म में आएंगे। तो आप देखोगे जब नाव से लोग आ रहे होते हैं तो शिप में इनको कुछ कुछ वैसे ही सीम होता है, और फिर लोग जाते हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्पेनिश कॉन्क्विस्टर्स, वो स्पेनिश लड़ाके इनके पास पहुंचते हैं और हाथ वाथ मिलाते हैं, तो स्पेनिश लोग अपने हाथ से एक छोटा सा ट्रिंकेट ड्रॉप कर देते हैं। ट्रिंकेट मतलब एक एक चीप ज्वेलरी या कुछ इस तरीके का आइटम, ठीक है। और इसको ये होपिस लोग एक बहुत ख़राब साइन मानते हैं और उनको लगता है कि अब हम गए, अब हमारा सफ़र करने का समय आ गया है, ठीक है, पूरी पृथ्वी में इंसान सफ़र करने वाले हैं। तो पढ़ना आप इसको, इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, आपको आइडिया लगेगा ट्राइबल्स की इनोसेंस के बारे में। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द 17th सेंचुरी द यूरोपियन ट्रेडर्स हु रीच द नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आफ्टर डिफिकल्ट 2 month वॉयज वर रिलीव्ड। देखो क्या कह रहा है कि 17th सेंचुरी में, शुरुआती बात बता रहे कि नॉर्थ अमेरिका की बात बता रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है, वॉयजेस का समझ में आ जाएगा आपको। तो नॉर्थ अमेरिका में जब लगभग 2 महीने की समुद्री यात्रा करने के बाद, सी वॉयजेस करने के बाद, यहाँ पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोग पहुँचे, नॉर्थ अमेरिका के एरिया में यूरोपियंस पहुँचे, यूरोपियन ट्रेडर्स पहुँचे। तो उनके लिए ये थोड़ा सा सुकून देने वाला पल था, ये उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ वाला पल था, ये मोमेंट था। ये क्यों? क्योंकि नेटिव वर्ड्स वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। तो उनके लिए जो यहाँ लोकल ट्राइबल लोग थे वो थोड़ा सा वेलकमिंग थे। उनके जेस्चर्स जो थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, रिसीविंग थे। ऑलराइट, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी थी, अनलाइक द स्पेनिश इन साउथ अमेरिका। जबकि साउथ अमेरिका में जब स्पेनिश लोग पहुंचे थे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि थोड़ा सा टसल, लेकिन ये टसल एक्चुअल में नेटिव्स की वजह से नहीं हुआ था। नेटिव्स जो है वो थोड़ा बहुत, नेटिव्स भी हॉस्टाइल हो गए थे और काफ़ी कुछ स्पेनिश लोगों की भी बदमाशियाँ थी। क्यों? क्योंकि स्पेनिश लोग बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर द गोल्ड, है ना। सो दे वर ओवरकम बाय द अबंडेंस ऑफ द गोल्ड इन द कंट्री। तो इसलिए इनकी जो है वो टसल हो रही है ना, एज़टेक्स के साथ में, अरावाक्स के साथ में। तो ये सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूरोपियंस के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए सुकून देने वाला पल था। तो नॉर्थ अमेरिकन लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने किन चीज़ों की जो है वो डिमांड करी, या कह सकते हो किन चीज़ों की खोज में यहाँ पर वो पहुँचे, फिश और फर्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यूरोप का क्लाइमेट जो है काफ़ी कोल्ड है, तो उनको बॉडी को वार्म करने के लिए चीज़ें चाहिए, और फिश वगैरह तो एज ए ईडिबल्स चाहिए।
तो ये चीज़ें बहुत आसानी से इनको मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि लोकल लोग जो है वो हंटिंग में एक्सपर्ट्स थे, उनको लोकल एरियाज़, लोकल जो टेरैन है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और पहले से वो ये एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। तो नेटिव लोग जो है अपनी हेल्प एक्सटेंड करेंगे यूरोपियंस के लिए। फिर इसके बाद हम साउथ की तरफ आगे बढ़ें और फर्दर साउथ, तो यूरोपियंस ने क्या ऑब्जर्व किया कि मिसिसिपी रिवर के पास में फ्रेंच पीपल्स ने ऑब्जर्व किया कि मिसिसिपी रिवर के पास में ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये ट्राइबल लोग रेगुलर गैदरिंग्स करते हैं और इन गैदरिंग्स में क्या होता है, ये जो अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अपने अपने जो ट्राइबल यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो उन्होंने हाथ से बनाए होते हैं, वीव किए होते हैं, इनको वो एक्सचेंज करते हैं। मीन्स टू से कि मिसिसिपी रिवर के पास सदर्न पोर्शन में कह सकते हो कि इट वॉज अ काइंड ऑफ मार्केट। ये वैसा मार्केट नहीं है जैसे यूरोपियंस और आज की डेट में है, जैसा बाद में यूरोप के लोग बना रहे हैं, वैसा बाजार नहीं है। मीन्स यू कैन से इट वॉज अ प्लेस, कॉमन प्लेस, जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होंगे और अपने अपने कबीले के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्सचेंज करेंगे। इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे ए कबीला हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ए कबीले की कोई यूनिक चीज़ है, बी कबीले में वो नहीं होती है। बी कबीले की कोई यूनिक चीज़ है जो ए के रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी और ए या सी के बीच में एक्सचेंजेस होंगे। सो इट मीन्स दैट इन दिस गैदरिंग दे यूज टू एक्सचेंज देयर यूनिक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम food items, the food items which are not available at the tribe A, the food items which were not available at tribe B या C and available in any of the tribe, so they used to exchange all those food items or the eatables। ठीक है, तो ये एक बड़ा यूनिक मीडियम होता था इनका एक्सचेंज करने का। यहीं पर क्या होगा, यूरोपियंस भी इसी का फ़ायदा उठाएंगे और यूरोपियंस को भी लगेगा कि भाई चलो यहीं पर मार्केट जैसा, माइट भी ये मार्केट जैसा है इनका, तो हम भी यहाँ पर चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। तो वहाँ जो यूरोपियंस हैं लोकल प्रोडक्ट्स के तुलना में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करेंगे या कह दो कि ट्रेड करना शुरू कर देंगे। सो यूरोपियंस गिव द नेटिव्स ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स। तो ये ब्लैंकेट्स और आयरन वेसल्स ये जो है ये काफ़ी यूज़फुल थे किनके लिए, नेटिव्स के लिए। क्यों? नेटिव्स क्ले पॉट्स वगैरह यूज़ करते थे तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा ड्यूरेबल थे, ठीक है। गन्स, गन क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प द नेटिव पीपल्स टू हंट और टू किल द एनिमल्स। bows and or arrows were not that much effective obviously, तो guns were much more effective, ठीक है। और लास्ट जो प्रोडक्ट एक्सचेंज किया जाता था यूरोपियंस और नेटिव्स के बीच में, अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी ख़राब आदतें लगवा ली कह सकते हो आप नेटिव लोगों ने, ठीक है। तो अल्कोहल वॉज द प्रोडक्ट जो कि बाद में एडिक्टिव था, ठीक है। नेटिव लोगों के लिए ये एडिक्टिव था, एडिक्शन हो गया। ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा सा एडिक्शन जनरेट करता है। सो इस अल्कोहल एडिक्शन ने यूरोपियंस की बहुत मदद की। क्यों? क्योंकि जब नेटिव लोग अल्कोहल एडिक्ट हो गए तो ये यूरोपियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता था कि अल्कोहल का फ़ायदा उठा के वो अपनी ट्रेड कंडीशंस को इम्पोज करेंगे और इस तरीके से ट्रेड को अपने फेवर में कर लेंगे। यूरोपियंस को भी कुछ कुछ गंदी आदतें लगीं, ख़राब आदतें लगीं नेटिव से, और वो थी टोबैको की आदत, लेकिन ये उतनी हार्मफुल नहीं थी, ठीक है, इतना एडिक्टिव नहीं थी जितना अल्कोहल था। तो ये देखो आप अमेरिका में है ना, अब धीरे धीरे क्या होगा कि पहले तो अमेरिगो वेस्पुकी के ट्रेवल्स पब्लिश हुए और इसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स, इसका नाम अमेरिका पड़ा पहले तो, ठीक है, कि ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बहुत बाद में आएगा। फिर ब्रिटिश कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई यहाँ पे 1620 में, मैसाचुसेट्स, प्लाईमाउथ। तो इस तरीके से अमेरिका में फिर नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ कनाडा का जो एरिया है वो भी डेवलप हो रहा था। और फिर बाद में जैसे जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ बन रही है ना, जैसे वर्जीनिया बन रही है ना, प्लाईमाउथ बन रही है, ये सब कुछ बहुत सारी 13 कॉलोनीज़ बन जाएंगी और 13 कॉलोनीज़ जो है बाद में इकट्ठे होके दे विल यूनाइट देमसेल्व्स एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम। मतलब दे आर ब्रिटिशर्स बट दे विल फाइट अगेंस्ट देयर पेरेंट नेशन, अपने पेरेंट नेशन के अगेंस्ट फाइट करेंगे कि भैया हमको हमारे कामों में डिस्टर्ब ना करो, हमको इंडिपेंडेंट रहने दो। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने इसको अपनी कॉलोनी मान लिया था, ब्रिटेन के राजा का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ गया था। तो बाद में फिर आज़ाद हो जाएगा और ये 13 कॉलोनीज चूंकि दे यूनाइटेड देमसेल्फ एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इसलिए इन्होंने बाद में इस एरिया का नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 13 कॉलोनीज बन गई, 13 डिफरेंट स्टेट्स। चलिए नाउ अब हम समझते हैं म्यूचुअल परसेप्शन के बारे में, हाउ द यूरोपियन एंड द नेटिव पीपल्स लुक एट ईच अदर, व्हाट दे थॉट अबाउट देमसेल्व्स, व्हाट दे थॉट अबाउट ईच अदर, ठीक है। तो म्यूचुअल परसेप्शन यानी दोनों का आपस में दृष्टिकोण कैसा है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियंस जो है उनके लिए सिविलाइज लोग कौन है, तो वेस्टर्न यूरोपियंस पीपल्स जो है, मतलब यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप के वेस्टर्न हिस्से की बात कर रहे हैं, इनके लिए सिविलाइज्ड लोग कौन लोग होते थे, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनका ऑर्गेनाइज रिलीजन है, वहाँ अर्बनाइज कल्चर है, तो ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं।
तो जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि नेटिव लोग तो ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो नेटिव्स लोगों को इन्होंने क्या कहा, अनसिविलाइज। ओके, टू देम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड। ठीक है, इनमें से कुछ फिलोसोफर्स हैं, जैसे फ्रेंच फिलोसोफर रूसो, जिसका नाम आपने सुना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है रूसो। ठीक है, इसने इंसान को नोबेल सैवेज कहा था, और ये बहुत अच्छी एक तरीके से इसने टाइटल उपाधि देने की कोशिश करी। तो रूसो, जबकि ये कभी मिला नहीं नेटिव्स, तो ये क्या कहता है, ठीक है, रूसो का कहना है कि सच पीपल वेर टू बी एडमायर्ड, ऐसे लोगों का तो थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? एज वे आर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन जिसे अंग्रेज लोग या हम यूरोपियंस बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, वास्तविकता में, एक्चुअलिटी में इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन का एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि हम अपने बिहेवियर में करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज हम थोड़ा सा मीन हो जाते हैं। तो वो कहता है कि कम से कम ये अच्छे हैं, कि ये लोग एडमायर करने लायक इसलिए हैं क्योंकि ये लोग सिविलाइजेशनल करप्शन से बाहर हैं अभी। ठीक है, इसने एक, मैंने कहा ना, इसने एक नोबेल सैवेज नाम का एक टर्म दिया। नोबेल सैवेज का मतलब है कि वन हु इज़ वेरी 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 मोरल पीपल, और अभी सिविलाइजेशनल करप्शन से बहुत दूर है ये। मोरल तो है ही है, लेकिन ये एक इंसान ऐसा है जो थोड़ा सा नेचर से भी जुड़ा हुआ है। तो रूसो के हिसाब से ये एक भले ही अनसिविलाइज लोगों का ग्रुप है, लेकिन ये बहुत ही क्या है, आइडियल है। तो इसको रूसो जो है वो प्रमोट करता है, रूसो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, चलिए, उसी तरफ एक दूसरा इंग्लिश पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी सारी पोएम्स भी पढ़ी होंगी इस पर्सन की। व्हाट ही इंडिकेटेड, इसने क्या कहा, इसका पर्सपेक्टिव अलग है, जबकि ये दोनों ही, नीदर ही नॉर रूसो हैड मेट नेटिव अमेरिकन, ये लोग दोनों लोग नहीं मिले, लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका जो थॉट प्रोसेस है जस्ट अपोजिट है रूसो के। वो किस तरीके से इनको इलाबोरेट करता है, ही डिस्क्राइब देम एज लिविंग एमिड वाइल्ड्स, जंगल में रहने वाले ऐसे लोग हैं ये लोग, वेयर फैंसी हैथ अ स्मॉल लिबर्टी, जहाँ पर फैंसी मतलब इमेजिनेशन को बहुत कम लिबर्टी है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंगल में रहने की वजह से अपने इमेजिनेशन, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं किया, ग्रो नहीं किया है, और बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं इनके पास इमेजिनेशंस की या इमोशंस की। इट मीन्स टू से कि अभी इमोशंस के लेवल पर, थॉट प्रोसेस के लेवल पर, भावों के स्तर पर ये लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठे हैं। ठीक है, और हम सिविलाइज्ड लोग जो हैं, हमने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस के अलग अलग लेयर्स को टच किया है। पता नहीं कौन सी दुनिया में है वर्ड्सवर्थ, शायद वो नहीं समझ पाए अभी नेटिव लोगों को। अब आप देखोगे एक तीसरा भी यहाँ पे इस बॉक्स में एक तीसरा डिस्क्रिप्शन है, वॉशिंगटन इरविंग। ये एक यंगर पर्सन है और वर्ड्सवर्थ से काफ़ी छोटा है, ही इज़ यंगर देन वर्ड्सवर्थ, मतलब वर्ड्सवर्थ की तुलना में इसकी वर्ड्सवर्थ के कंपैरिजन में ही इज़ द जूनियर। ओके, लेकिन ही वॉज देयर, ये उन लोगों के साथ रह चुका है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली अलग देखने को मिलेगा आपको। आप देखो, लास्ट लाइन बस मैं बता देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं, आप पढ़ लेना, बुक में आपके है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द वाइट मैन आर प्रॉन टू ट्रीट द पुअर इंडियंस एज लिटिल बेटर देन एनिमल्स एज आई हैव विटनेस। मैंने तो देखा है ना कि ये गोरे लोग, ये सफ़ेद चमड़ी वाले लोग जो है जानवरों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक तरीके से इंडिकेशन मिल गया हमें कि सिविलाइज और अनसिविलाइज में क्या डिफरेंस है। इससे बेटर तो ये अनसिविलाइज लोग हैं। एक्चुअल में तो ये पर्सपेक्टिव हो गया ना भाई, यूरोपियंस लोगों को लगता है कि ये लोग सिविलाइज नहीं हैं, और एक्चुअल में ट्राइबल लोगों को लगता है कि सिविलाइज्ड ये लोग नहीं हैं। अभी आगे और क्लियर होगा आपको, ये देखो, टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वेयर गिफ्ट्स। अब देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि यूरोपियन लोग जो है ये तो ट्रेड करने आए यहाँ पर, इनका ट्रेड करने का पर्पज़ ही था, लेकिन ट्राइबल लोग जो है इनके पास खरीदने बेचने, बाइंग सेलिंग वाली कोई ऐसी अभी मेथड या प्रैक्टिस नहीं डेवलप है। ये लोग तो चीज़ें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से ले दे लेते हैं और उसको गिफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये ले लो आप, क्योंकि आपको ज़रूरत भी है। ठीक है, सो दे बिलीव इन एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी ये गुड्स को देते हैं, ऑलराइट, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। और इनके लिए ये है कि हम लोग ये आउट ऑफ फ्रेंडशिप एक दूसरे की नीड की चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियंस के लिए, यूरोपियन तो ट्रेड करते हैं, और ट्रेड किन का होता है, कमोडिटीज का, यानी हर एक चीज़ को ये लोग चीज़, वस्तु, गुड्स या कमोडिटी की नज़र से देखते हैं, जिसको ये बेच सकें और फायदा कमा सकें। कुल मिला के कमोडिटी सिंपली मीन्स द यूरोपियंस लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन एंड लॉस,
ठीक है, फ़ायदा और नुकसान की नज़र से देखते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूरोपियंस। तो क्या होता था, द प्राइस ऑफ द गुड्स दे सोल्ड वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो सामान यहाँ से लेके जाते थे यूरोपियन, उनकी डिमांड जो है वो वैरी करती रहती थी, कभी ज़्यादा डिमांड है, कभी कम डिमांड है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि कई बार इनको यहाँ से वो चीज़ें कम मिलती थी, अब जब यहीं से कम मिल रही हैं तो वो वहाँ लेके जा रहे हैं तो उसके ज़्यादा प्राइसेस में बेचेंगे, तो डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल सिंपल सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो उसी हिसाब से क्या होगा, उसी हिसाब से यूरोपियन लोग भी जब यहाँ से कम चीज़ें लेके जाते थे तो फिर क्या होता था, और वहाँ पर जिस हिसाब से उनके रेट होते थे, उनको प्रॉफिट होता था, उस हिसाब से फिर वो नेक्स्ट टाइम वाला ट्रेड करते थे। मतलब कुल मिला के यूरोपियंस जो अपना ट्रेड कर रहे हैं उसमें वो प्रॉफिट और लॉस को देख रहे हैं। तो नेटिव्स इस बात को नहीं समझ पाते थे। नेटिव्स को लगता था कि यार कभी तो ऐसा होता है, दे वर पजल्ड बाय द फैक्ट दैट यूरोपियंस ट्रेडर्स समटाइम्स गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स। कई बार तो सेम अमाउंट में जब गुड्स लेते हैं यूरोपियंस तो उसके बदले में काफ़ी सारा दे देते हैं, ठीक है, समटाइम्स वेरी लिटिल। कभी उतने ही कमोडिटी के कंपैरिजन में वो लोग बहुत कम अमाउंट में अपनी तरफ से गुड्स देते हैं। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? सो दे वर ऑल्सो सैडेंड बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस की ये जो ग्रीड थी उनको समझ में आ गई आगे जाके कि दे आर बेसिकली ग्रीडी पीपल। और ये देखो एस्ट्रिक लगा हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया, मेनी फॉक टेल्स ऑफ द नेटिव्स मॉक्ड यूरोपियंस। मतलब वो लोग यूरोपियों की इस तरीके से मॉकिंग करते थे आगे जाके, ठीक है, जो यूरोपियंस को भी नहीं समझ में आता। यूरोपियंस को लगता था कि हमारे बारे में बहुत अच्छा समझते हैं, बट एक्चुअल में नेटिव लोग ये समझ चुके थे कि यूरोपियन पीपल आर बेसिकली ग्रीडी पीपल्स है। और ये चीज़ बाद में समझ में आई, ये इमेजिनरी स्टोरीज के फॉर्म में अवेलेबल थी जो बाद में डिकोड की नेटिव लोगों की, यूरोपियन लोगों ने। ऑलराइट, सो इन देयर इम्पेशंस टू गेट फर्स्ट दे हैड स्लॉटर्ड हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स। मतलब यूरोपियन ग्रीडी क्यों है? क्योंकि कई बार फर लेने के जल्दबाजी में इतने जल्दबाजी करते थे, इतने इम्पेशंस हो जाते थे ये लोग यूरोपियंस, भाई कि हमें चाहिए, यूरोप में डिमांड है इस समय, ठीक है। तो आप क्या करो, अब ये तो हंटिंग भी उतनी ही कर रहे हैं ना नेटिव लोग। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हंटिंग भी उतनी ही करते थे जितने से उनका काम चल जाए, ज़्यादा हंटिंग भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहते थे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप बीवर्स मतलब ऊँट बिलाव समझते हो ना, हाँ वही होता है। तो वो एक तरीके का एनिमल होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मारो और हमें तो बस फर्स्ट चाहिए। लेकिन नेटिव लोगों के लिए बहुत अनईजी सिचुएशन हो जाती थी। उनको लगता था कि यार हम ऐसे अनकंट्रोल्ड एनिमल्स की किलिंग करेंगे, दे वुड टेक रिवेंज ऑन देम फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। उनके डिस्ट्रक्शन के लिए एनिमल्स हमसे बदला लेंगे ना, व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दैट। यहाँ पर नेटिव लोग जो हैं, नेटिव लोगों का अलग ही पर्सपेक्टिव है। नेटिव लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यहाँ पर और एनिमल्स प्लांट्स ये सब, चूंकि दे आर हैविंग अ गुड कनेक्शन विद द नेचर, नेचर के साथ में उनका जो कनेक्शन है उसमें वो सबको उस हिसाब से मान के चल रहे हैं। नेचर को अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करने में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। और यहाँ यूरोपियंस तो नेचर को एकदम उसको जूस बना के और उसको समझ रहे हो ना, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लो, कुछ बचे ही नहीं, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए, तो दिस इज द परसेप्शन, अभी और आगे क्लियर होगा। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर ट्रेडर्स वर दोज हु केम टू सेटल। शुरुआत में आपने क्या पढ़ा, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया कि कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर यानी शुरुआत में जब यूरोपियंस आना शुरू हुए तो दे वर सिंपली द सी वॉयजर्स, मतलब वो तो एक्सप्लोर करने के हिसाब से आए थे। और इनके साथ साथ फिर कौन लोग आए, ट्रेडर्स लोग आए। आपने अभी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा कि बाद में फिर ट्रेडर्स आए हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड से। लेकिन उसके बाद जो वेव आई वहां से इमिग्रेंट्स की, दे वर नॉट दी ट्रेडर्स, दे वर दी सेटलर्स। मीन्स टू से दोज पीपल केम इन अमेरिका जस्ट टू सेटल। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द कंडीशंस ऑफ यूरोप। उस समय यूरोप की जो कंडीशंस थी ना बहुत ही खतरनाक चल रही थी। कुल मिला के 17वीं सेंचुरी में क्या था कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स चल रहे थे। ऑलराइट, और क्रिश्चियनिटी जो है वो दो धड़ों में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, ठीक है। तो कैथोलिक्स जो है वो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हुआ करते थे जो चर्च पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। प्रोटेस्टेंट्स वर द पीपल, ये वो लोग हुआ करते थे बेसिकली जो मार्टिन लूथर किंग को मानने वाले हैं, चर्च को नहीं मानते हैं, और जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को मानते हैं लेकिन चर्च को नहीं मानते हैं बेसिकली। ओके, सो दीज पीपल्स और दीज क्रिश्चियंस वर कॉल्ड दी प्रोटेस्टेंट्स। तो जिन जगहों पे कैथोलिक्स जो है डोमिनेटेड होते थे वो प्रोटेस्टेंट्स को परसिक्यूट करते थे, और जिन जगहों पर प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी में होते थे वो कैथोलिक्स को प्रोसिक्यूट करते थे, परसिक्यूट करते थे। इसलिए
मैक्सिमम लोग जिनको लगा कि यार ये बड़ा रिलीजियस यहाँ पर ये जो चल रहा है, हमें इससे मुक्ति मिले, इस तरीके का सफोकेटिव एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, वो लोग वहाँ से भाग के चले आए, ठीक है। और यूरोप छोड़ दिया उन्होंने और अमेरिका आ गए। अमेरिका में एक नई ही ज़िंदगी जीनी थी इन्हें कि हम जो ये एक नैरो माइंडेडनेस है रिलीजन की, इससे निकल कर एक फ्री सोसाइटी में रहें। सो एज लॉन्ग एज देयर वॉज वैकेंट लैंड, जब तक खाली ज़मीनें पड़ी थी, क्योंकि शुरुआत में इतना सेटलमेंट नहीं था नेटिव लोगों का, तो जब तक खाली ज़मीन में पड़ी थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब जब कोस्टल एरिया में यूरोपियंस डेंसली सेटल्ड हो गए तो नेटिव्स लोग तो वैसे भी यहाँ से पुश कर दिए गए थे। फिर ये लोग यूरोपियंस लोग धीरे धीरे करके उन एरियाज़ में भी आगे जहाँ पर नेटिव रहते थे। दे यूज़ देयर आयरन टूल्स, अपने आयरन टूल्स का इस्तेमाल करके उस समय के जो फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट, उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया और वहाँ पर फार्म्स बना दिए। अभी इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, वहाँ पर इन्होंने पूरा खेतों में ही तब्दील कर दिया। तो नेटिव एंड यूरोपियन सॉ डिफरेंट थिंग्स। अब परसेप्शन जो है, म्यूचुअल परसेप्शन, उसको हम कंक्लूड करते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या कह रहे हैं कि नेटिव और यूरोपियन सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक एट फॉरेस्ट। जब जंगलों की तरफ भी, अभी आपने गुड्स और कमोडिटीज़ के टर्म में देख लिया कि क्या परसेप्शन था नेटिव्स का और यूरोपियंस का। अब देखो कि जब जंगलों की तरफ भी नेटिव्स और यूरोपियंस देखते थे तो दोनों सेम चीज़ को कैसे अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे। सो नेटिव्स आइडेंटिफाई ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस। नेटिव्स के लिए जंगलों की गलियां और वो रास्ते जो कि यूरोपियंस के लिए इनविजिबल हैं, वो नेटिव्स को दिख रहा है। लेकिन यूरोपियंस वहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यार हम इन जंगलों को काट के एकदम सपाट मैदान बनाएंगे और इनको कॉर्न फील्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन वो जंगल के अनएक्सप्लोर्ड रास्ते और ट्रैक्स देख रहे हैं, ठीक है। यानी वो नेचर्स के साथ जंगल को देख रहे हैं और ये नेचर को डिस्टर्ब करके अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्नफील्ड्स को बनाने के हिसाब से जंगलों को देख रहे हैं। आगे जाके आपको पता होगा अमेरिका का जो थर्ड प्रेसिडेंट है, थॉमस जेफरसन, ठीक है। इसका एक ये ड्रीम, जेफरसन्स ड्रीम नाम से फेमस है कि एक आइडियल यूएस सोसाइटी कैसे बनेगी आगे जाके। तो उसमें क्या कहता है या क्या सोचता है, वॉज अ ड्रीम ऑफ अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म्स, की यहाँ पर यूरोपियन लोग आके सेटल हुए हैं अमेरिका में और सबके पास अपने फार्म्स हैं, खेती है हो रही है, सब लोग बड़े बड़े हैं। तो दिस ड्रीम इज बेसिकली किस तरफ ओरिएंटेड है? ये ओरिएंटेड भी है कि हम जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दें, कट कर दें और हम फार्म्स डेवलप करें यहाँ पे। सो द नेटिव्स हु ग्रू क्रॉप्स फॉर देयर ओन नीड्स नॉट फॉर सेल एंड प्रॉफिट एंड थॉट इट रॉन्ग टू ओन द लैंड। जबकि आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि नेटिव्स के लिए क्या था, नेटिव्स के लिए सिंपली ज़मीन की ओनरशिप जो है उससे कोई लेना देना नहीं था। उनको तो ये था कि हम अपनी खेती वेती करें, अपने लिए खाने का उगा लें, ओनरशिप से उनको बिल्कुल मतलब नहीं था। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो जेफरसन के व्यू में नेटिव अनसिविलाइज्ड है। अब यहाँ पर नेटिव्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हाउ द यूरोपियन पीपल्स आर लुकिंग टुवर्ड्स द forests. The European peoples are looking towards the forest with the greedy view और फ्रॉम द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरी तरफ जेफरसन के व्यू से आपको क्लियर हो रहा है ना ये प्रॉफिट वाला, लेकिन दूसरी तरफ नेटिव्स आर लुकिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट विथ दिस पर्सपेक्टिव कि ये भैया हमको कोई ओनरशिप नहीं लेनी है, हमारा काम चलता रहे इन जंगलों से, जंगल भी बने रहें, ताकि जंगल हमेशा हमें, आपने कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि वो फ्रेंच से कहता है कि भाई क्या तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि जब जैसे तुम्हें जंगल, तुम्हारी जो ज़मीन है वो जैसे तुम्हें नरिश कर रही है, क्या तुम्हारी आने वाली जनरेशन को नरिश नहीं करेगी? हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारा फॉरेस्ट हमें भी नरिश कर रहा है और हमारे आने वाली जनरेशन को भी नरिश करेगा। सी हियर। तो ये वो पोर्शन है, अब आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर 13 कॉलोनीज जो है यहाँ पर डेवलप हो रही है और कोस्टल एरिया में काफ़ी डेंस आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आगे जाके ये सेटलमेंट थोड़ा रेयर है। लेकिन धीरे धीरे अब यूरोपियंस, अभी यहाँ ट्राइबल्स पुश होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इन एरिया में भी यूरोपियंस बस रहे हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स 1783 में, ये रेड वाला इलाका ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ गए ये लोग और ये 13 कॉलोनीज़, पहले यहाँ 13 कॉलोनीज़ थी फिर और बढ़ गई। फिर ये एरिया जो आप ग्रीन देख रहे हैं डार्क ग्रीन में, ये लूसियाना परचेज फ्रॉम फ्रांस से इन्हीं अमेरिकन लोगों ने खरीद लिया। फिर ठीक है, ये इस तरीके से अलग अलग एरिया अलग अलग टाइम पर लेते चले गए। 1818 और 1848 में ग्रेट ब्रिटेन से ये इलाका ले लिया, स्पेन से, और तमाम अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज से इन इलाकों को ले लिया गया। सो द कंट्रीज़, वो देश जिन्हें आज आप कनाडा के नाम से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हो, ये तो बहुत बाद में 18th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आए हैं। ऑलराइट, मतलब अभी बहुत पुराने नहीं हैं, 200 साल पुराने देश हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना एग्जिस्टेंस इनका नहीं है, ठीक है। तो ये उसके पहले जिनके कंट्रोल में ये हुआ करता था वो तो अब वहाँ पर नॉमिनल अमाउंट में है। सो एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लैंड। उस समय आज के कंपैरिजन में इनके पास बहुत कम एरिया हुआ करता था।
अगले 100 ईयर्स में, मतलब प्रेजेंट साइज में आने में, टू रीच देयर प्रेजेंट साइज ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर मोर टेरिटरीज। तो अगले 100 सालों में इन्होंने क्या किया कि अपने इन्फ्लुएंस को, अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करते चले गए और आज प्रेजेंट साइज में वो पहुंच पाए हैं। अगले 100 सालों में उनको इतना समय लग गया। और ये इसलिए भी लगा क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही वैसे वैसे नेटिव्स को पुश करते चले गए ये। तो आज जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया, लार्ज एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय द यूएसए बाय परचेज। तो फ्रांस से, रशिया से, ठीक है, ये इलाके इन्होंने धीरे धीरे परचेज कर लिया। जैसे अलास्का रशिया से ले लिया, ब्रिटेन से कुछ हिस्सा, फ्रांस से कुछ हिस्सा। तो इस तरीके से यही जो अभी आपको मैंने मैप में दिखाया कि ग्रेजुअली थ्रू दी परचेज, थ्रू दी एक्सटेंशन, ये आगे बढ़ते चले गए और आज मॉडर्न शेप ले लिया इन्होंने। और जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, ये वाला फ्रंटियर, ये हमेशा एक्सपैंड होता चला गया। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये आज पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले ये सिर्फ इतना था, इतना, ये कोस्टल एरिया में, और यहाँ पर नेटिव रहते थे वो इधर खिसके, ठीक है। फिर नेटिव्स को और खिसका के यूरोपियंस इधर आए और फिर इनको ऐसे ऐसे शिफ्ट करते चले गए और धीरे धीरे तो फिर अब नेटिव्स जो है यहाँ पर शायद कहीं कहीं दिख जाते हों आपको गलती से, अब तो सिर्फ पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन लोगों का है। तो जैसे जैसे यूरोपियंस खिसकते रहे वैसे वैसे नेटिव लोग भी खिसकते रहे और सिचुएशन ये हुई कि फिर तो बेचारे यूरोपियंस निपट गए। सो 19th सेंचुरी में आप अगर देखो, 19th सेंचुरी में अमेरिका का जो लैंडस्केप है, अमेरिका का जो टेरिटरी है, अमेरिका का जो एक पर्सपेक्टिव है, लैंड पर्सपेक्टिव है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं। कब? 19th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। यूरोपियन लोग जो है दे ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स। अभी आपने देख लिया नेटिव्स किस तरीके से ट्रीट करते थे। दे डोंट बिलीव इन द ओनरशिप। इनको बहुत ज़्यादा ओनरशिप से कोई मतलब नहीं होता था, ओनरशिप ऑफ द लैंड से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था। लेकिन यूरोपियंस तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और ओनरशिप के लिए ही आए थे। सो सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर वी वर ईगर टू ओन लैंड इन अमेरिका। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे यूरोपियंस के, वो बेटे या सन जो यंगर्स होते थे, ठीक है। अब यूरोप में ये भी एक प्रचलन था कि जो छोटा बेटा होता था उसे प्रॉपर्टी में ना के बराबर एक पार्टिसिपेशन या कह दो कि शेयर मिलता था, बहुत कम शेयर मिलता था कुल मिला के। जो बड़ा बेटा होता था वो ज़्यादा प्रॉपर्टी इनहेरिट करता था। तो अब इनको भी इस बात पे लगा कि यार ये अच्छा है, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है ना। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि हम छोटे हो गए, ठीक है ना, या हम यंगर हैं। सो इट मीन्स टू से कि दीज पीपल्स वर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव, कि हम कहीं जाएंगे जहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। तो ये वो लोग थे, यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स थे उनमें यूरोप के यंगर, मतलब यूरोपियन पीपल्स के यंगर जनरेशन के लोग थे, या अपने घरों में यंगर जनरेशन के लोग थे। और उनको ये था कि हम यहाँ पर आएंगे, अमेरिका में अपनी ज़मीनों को ओन करेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाएंगे। लेटर देयर वर वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, इटली। तो पहले तो ज़्यादातर ब्रिटेन से ही लोग आए और फ्रांस से लोग आए, बाद में स्वीडन, जर्मनी और इटली से भी आए। ये वो लोग थे बाद में आने वाले जर्मनी, स्वीडन और इटली से जिन्होंने अपनी ज़मीन बड़े फार्मर्स के हाथों गंवा दी थी, ठीक है। माइट भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, माइट भी लोन्स लिया होगा, या कुछ डिफरेंट इसी तरीके के रीजंस की वजह से। अब इनको क्या था, अब इनको ये था कि भाई हमको फिर से खेत मिल जाए, हमको फिर से ऐसी ज़मीनें मिल जाएं। वहाँ यूरोप में तो मिलना मुश्किल था, स्वीडन, जर्मनी, इटली में मिलना मुश्किल था, तो ये लोग अमेरिका की तरफ आ गए। इसके बाद पोलैंड के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। तो एक मिक्स्ड आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ब्रिटेन से हैं, फ्रांस से हैं, जर्मनी से, स्वीडन से, इसी तरीके से पोलैंड के लोग भी यहाँ पर आए, ठीक है। पोलैंड के लोग इसलिए खुश होते थे क्योंकि यहाँ पर उनको ग्रासलैंड, प्रेयरी का जो ग्रासलैंड है, ये उनको उनके घर की याद दिलाता था कि भाई हम घर में ही हैं। और यहाँ पर उनको लगता था कि अब बहुत अब नया नया सेटलमेंट है, तो हमारे यहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्टली हो गई ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि वहाँ अब सैचुरेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कम प्राइजेस में ह्यूज प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, तो क्यों ना हम यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं और एक नई लाइफ को लीड करें। डिक्लेयर्ड लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग क्रॉप्स, राइस एंड कॉटन विच कुड नॉट ग्रो इन यूरोप, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें उगाने लग गए, राइस उगाने लग गए, यहाँ पे कॉटन उगाने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी यूरोप में अच्छी खासी डिमांड थी और यूरोप में बेच के ये प्रॉफिट कमा सकते थे। तो एक तरफ तो खेती वगैरह कर रहे थे जिससे फ़ायदा कमा रहे थे उनको बेच के, दूसरी तरफ टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का, जैसे वॉल्व्स का, माउंटेन लायंस का शिकार कर रहे थे, हंटिंग भी कर रहे थे। ये वो कर बेसिकली इसलिए रहे थे ताकि उनके ये बड़े बड़े जो फार्म्स हैं ये प्रोटेक्टेड हों। लेकिन इस हंटिंग के चक्कर में उन्होंने इतना हंटिंग किया, इतना इनको मारा कि आगे जाके ये एक्सटिंक्ट हो गए। वो तो बाद में 1873 में जब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्वेंशन ऑफ बार्ब्ड वायर्स,
अब आपको ही पता बार्ब वायर्स क्या होती हैं। बार्ब वायर्स और कुछ भी नहीं है बल्कि अरे तारें देखी होंगी ना आपने, खेतों में, फार्म्स में फेंसिंग की जाती है तो फेंसिंग में वायर लगाई जाती है, और वायर जो लगाई जाती है ये बहुत ही इस तरीके से एक स्टील की वायर होती है जिसमें शार्प एजेस होते हैं बीच बीच में, इस तरीके से कटीले तारों वाली स्टील की वायरिंग जो होती है, इसी को बार्ब वायर्स कहते हैं। तो 1873 में जाके फिर ये बनी एक्चुअल में, और ये इसी पर्पस के लिए बनी थी। बाद में दुनिया भर में फेमस हो गई ये बार्ब वायरिंग। तब जाके यूरोपियंस के मन में सुकून आया, चैन आया कि चलो अब हमारे खेत सुरक्षित है। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वॉज नॉट द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वॉज टू हॉट फॉर यूरोपियंस टू वर्क आउटडोर। अब बड़े बड़े फार्म्स तो बना लिए, आप देख रहे हो कितने एक्सटेंसिव फार्म्स हैं ये, देखो ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव बड़े बड़े, जितना ज़मीन पे जो कब्जा कर सकता था उसने कब्जा कर लिया बाकायदा। लेकिन इन खुले इलाकों पे और कंपेरेटिवली वार्म क्लाइमेट पे काम करना आसान नहीं था इन लोगों के लिए। ऑलराइट, द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वॉज टू हॉट, इनके लिए गर्म था। और सदर्न अमेरिकन एक्सपीरियंस, यानी कि जो सदर्न अमेरिका की कॉलोनीज थी, यहाँ पे भी जो यूरोपियन लोग बसे हुए थे, इनका भी जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि नेटिव लोग जो हैं, जब इनको हमने इन फार्म्स में काम करने के लिए एनस्लेव किया, गुलाम बनाया अपना, और यहाँ बड़े पैमाने पे बड़े लार्ज स्केल में काम करवाए, तो वो उनकी डेथ हो गई। वो इतना ज़्यादा काम करने के आदी नहीं थे, और काम करने के तरीके भी तो इतने इनह्यूमन थे, तो उनकी मौतें हो जाती थी। ऑलराइट, इसलिए प्लांटेशन ऑनर्स जो थे, ये जो बड़े बड़े प्लांटेशंस लगाते थे राइस और कॉटन के, और साउथ अमेरिका में तो शुगर वगैरह प्लांटेशन भी हुआ उस समय, तो दे ब्रॉट स्लेव्स इन अफ्रीका। अब अफ्रीका से जो गुलाम लाए जा रहे थे, इसके बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। आगे जाके एंटी स्लेवरी ग्रुप्स के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, और स्लेव ट्रेड में बैन लग गया। लेकिन स्लेवरी में बैन लगने के बावजूद भी अफ्रीका से लाए गए जो गुलाम थे वो अमेरिका में गुलाम ही बने रहे, और उनकी आने वाली जो जनरेशन थी, उनके जो बच्चे थे, वो भी गुलामी को ही प्रैक्टिस करेंगे, स्लेवरी को ही प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जहाँ पर प्लांटेशन नहीं होता था, जहाँ की इकोनॉमी प्लांटेशन पर डिपेंड नहीं थी। प्लांटेशन सदर्न अमेरिका की, सदर्न अमेरिका का मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सदर्न पोर्शन की तरफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्लांटेशन ज़्यादा होता था। अब बड़े बड़े खेत हैं, फार्म्स है, तो यहाँ पर स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन नॉर्दर्न साइड में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लग रही थी धीरे धीरे, तो यहाँ पर इनको लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, जिनको ये पे करते थे प्रॉपर तरीके से। तो इनको पता था कि जब तक स्लेव फ्री नहीं होंगे यहाँ से, तब तक हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे, इसलिए इन लोगों ने स्लेवरी को एंड करने की कोशिश की। ऑलराइट, तो इसलिए नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ के जो लोग हैं, स्लेवरी को जब एंड करेंगे तो फिर क्या होगा, सदर्न पोर्शन और नॉर्दर्न पोर्शन के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। और आपको पता है अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो इसी बेसिस पे लड़ा गया था। तो नॉर्दर्न लोग जो है वो स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये लोग इसे इनह्यूमन प्रैक्टिस बताते थे। तो 1861 से 65 ये वो टाइम पीरियड है देन व्हेन देयर वाज अ सिविल वॉर, जब सिविल वॉर की सिचुएशन है। और फिर आपको भी पता है कि आगे जाके फाइनली स्लेवरी को एबॉलिश किया गया। अब्राहम लिंकन हु वाज द मेन लीडर बिहाइंड दिस, हालांकि इसके लिए उनको जान भी गंवानी पड़ी। और चलिए, तो स्लेवरी फाइनली एबॉलिश भी हो गई, दो इट वाज ओनली इन द 20th सेंचुरी दैट अफ्रीकन अमेरिकन वर एबल टू विन द बैटल फॉर सिविल लिबर्टीज। उसके बावजूद भी आगे जाके अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स को संघर्ष करना पड़ा अपनी सिविल लिबर्टीज़ के लिए, कि भाई हमको साथ बैठने, उठने, खाने पीने, एक जगह पढ़ने लिखने, ठीक है, यानी जो इक्वल ट्रीटमेंट है, फेयर ट्रीटमेंट है एज कंपेरिजन टू, या एज कंपेरिजन टू दी वाइट पीपल्स। तो वाइट पीपल के इक्वलिटी के साथ इक्वलिटी को लेके काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और फिर काफ़ी समय बाद जाके इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्कूल्स में बराबरी का दर्जा मिला वाइट्स के बराबर। तो ये तो हो गई यूएसए की बात। लेकिन इधर कनाडा के साथ अलग समस्या थी। कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी अलग ही प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम नेटिव्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज़्यादा थी। आप कह सकते हो कि नेटिव्स को हटाना, भगाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ गई कि 1763 में एक्चुअली क्या था कि कनाडा का जो पोर्शन था, इट वॉज डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच पीपल्स। फ्रेंच कॉलोनीज ज़्यादा थी, या इट वॉज डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच सेटलर्स। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स नहीं है, ब्रिटिशर्स भी हैं लेकिन कम है। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश पीपल है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सो दे ट्राइड टू, या कह सकते हो कि जो यूनाइटेड किंगडम है, दे ट्राई टू एक्सर्ट देयर अथॉरिटी। उन्होंने भी अपनी अथॉरिटी यहाँ पर बनाने की कोशिश की। तो कनाडा में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लंबा वॉर चला। और ये वॉर किस चीज़ के लिए था, ये वॉर इस चीज़ के लिए था कि हमें भी एक ऑटोनॉमस स्टेटस चाहिए। हम ऐसा नहीं होगा कि किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में ही यहाँ पर रहेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ पर फ्रेंच लोग रह रहे हैं उनको अपना एक
अलग ही पॉलिटिकल ऑटोनोमस स्टेट चाहिए होगा। फाइनली इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन इस तरीके से निकाला गया 1867 में कि कनाडा को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट बना दिया गया। आपने पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, ठीक है, उसी में आपने शायद पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो फिर कभी मौका लगा तो पढ़ाएंगे। कॉन्फेडरेशन, तो कनाडा क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट है, और ये व्यवस्था, ये सिस्टम वहाँ पर 1867 में इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ लेट्स डिस्कस द नेटिव पीपल्स लूज देयर लैंड। कैसे नेटिव लोगों ने, कैसे यहाँ के लोकल लोगों ने धीरे धीरे अपनी सारी ज़मीनें खोदी और उन सारी ज़मीनों पर किसका अधिकार हो गया, हु कैप्चर्ड ऑल दोज लैंड्स, दीज यूरोपियन पीपल्स, जिन्हें आज आप अमेरिकन कहते हैं। सो इन द यूएसए एज सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड, जैसे जैसे अमेरिका में सेटलमेंट एक्सपैंड हुआ, अभी आपने देखा कि कैसे एक्सपैंड हुआ, नेटिव्स वर इंड्यूस्ड और फोर्स्ड टू मूव, ठीक है, कैसे, उनकी ज़मीनों पे ट्रीटी करके एग्रीमेंट साइन करवा लिए जाते थे, ठीक है, और ये कहा जाता था कि आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था ज़्यादा, ठीक है, उनको बहुत नॉमिनल एक प्राइस ऑफर किया जाता था, उस नॉमिनल प्राइस में उनकी ज़मीनें जो है वो खरीद ली जाती थी। सो दैट देयर प्राइजेस पेड वेर वेरी लो, बहुत कम नॉमिनल प्राइस पर उनकी ज़मीनों को खरीद लिया जाता था और इस तरीके से उनको उस एरिया से बेदखल कर दिया जाता था। एंड देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द अमेरिकन, अब ये प्रॉपर अमेरिकन टर्म जो है यूज़ किया जा रहा है किन लोगों के लिए, वो यूरोपियंस जो आके यहाँ पर बस गए हैं, अब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया है। दीज अमेरिकन पीपल्स चीटेड देम बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस देन प्रॉमिस, ठीक है, वादा कर दिया कि इतना देंगे, आप तो बस अभी एग्रीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटी साइन करवा ली उनसे, एग्रीमेंट साइन करवा लिया, लेकिन एक्चुअल में वही नॉमिनल अमाउंट पे किया जो वो करना चाहते थे, कोई ज़्यादा अमाउंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी नहीं दिया। इवन हाई ऑफिशियल्स सॉ नथिंग रॉन्ग इन डिप्राइविंग द नेटिव पीपल ऑफ देयर लैंड, इवन जो बड़े ऑफिसर्स थे, अथॉरिटीज़ थे, मिनिस्टर्स थे, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग भी इसमें कुछ गलत नहीं समझते थे। उनको लगता था कि ठीक है, अगर नेटिव लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तो अच्छा ही तो है हमारे लिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, जैसे एक यहाँ पर एपिसोड है, एक केस है जॉर्जिया का, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जॉर्जिया इज़ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैड आर्ग्यूड, ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था चिरोक ट्राइब, ठीक है। अब चिरोकी ट्राइब जो होती थी, ये लोग इतना इन्होंने कोशिश करी, ये थे बेचारे ट्राइबल, लेकिन दे ट्राइड टू लर्न द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, अंग्रेजी सीख रहे हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ पहनना सीखना चाह रहे हैं अमेरिकन लोगों की तरह, दे वर ओपन ऑल राइट टू लर्न द इंग्लिश, एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन वे। तो ये वो ट्राइब थी जिसने अपनी आइडेंटिटी खोकर मॉडर्न बनना चाहा अमेरिकन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ इनके साथ में, कुड नॉट एंजॉय, ये क्या करें, द ऑफिशियल्स का आर्गुमेंट चल रहा है, जो यूरोपियन पीपल है, जो अमेरिकन पीपल है, उनका आर्गुमेंट क्या चल रहा है, चिरोकी ट्राइब वाज गवर्न बाय द स्टेट लॉ, जॉर्जिया स्टेट के कानून तो चिरोकी ट्राइब के ऊपर लागू होते हैं, बट कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो द स्टेट हैज टोटल कंट्रोल ओवर द चिरोकी ट्राइब, द लॉज आर इम्पोज्ड ऑन द चिरोकी ट्राइब, बट द चिरोकीज आर नॉट द सिटीजन्स। देख रहे हो कैसा ये दोगलापन है एक तरीके से, है कि नहीं, कि चिरोकी लोग सिटीजन नहीं है वहाँ के, लेकिन वहाँ उनके कानून उस राज्य के चिरोकी के ऊपर लागू होते हैं, तो फिर काहे को, फिर क्यों लागू होंगे जब आप सिटीजन ही नहीं मान रहे हो इनको, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। 1832 में आगे जाके एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपने जुडिशियल रिव्यू का नाम सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू की जो जर्नी शुरू होती है वो इसी पर्सन की वजह से शुरू होती है दुनिया में, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल की वजह से। तो 1832 में जॉन मार्शल थे यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ जस्टिस, इन्होंने क्या कहा, चिरोकी वर अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी इन विच द लॉज ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स। तो उन्होंने क्या कहा कि जहां पर चिरोकी लोग रह रहे हैं उस एरिया में जॉर्जिया के नियम नहीं लगते हैं और उनको उनके मैटर्स में सॉवरेंटी है, यानी वो डिसाइड करेंगे कि वहां पर किस तरीके का कानून चलेगा, ठीक है, उनको उनके मैटर्स में पूरी तरीके से डिसीजन लेने की आज़ादी होगी। तो इस बात पर उस समय का जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था एंड्रयू जैक्सन, ठीक है, हैड अ रेपुटेशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज, उनको लगा अरे यार अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो मेरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं चीरों को, ये तो मेरी एक इंसल्ट हो जाएगी, मेरी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से ये तो बहुत गलत हो रहा है, चिरोकी लोगों को, लोकल लोगों को, नेटिव लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस कैसे दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस चाह रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंडियंस ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। वो वैसे तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से क्या था, उसकी रेपुटेशन थी इस बात को फाइट करने के लिए कि वो लोगों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यहाँ पर समझो पैराग्राफ में कंफ्यूज मत होना, मैंने जो बोला है वो ये बोला कि
कैसे मिलेंगे इनको? वो इसलिए क्योंकि एंड्रयू जैक्सन वॉज फेमस एज अ रिफॉर्मिस्ट। तो एंड्रयू जैक्सन एक रिफॉर्मर के तौर पर फेमस है पूरे अमेरिका में, और ये लोगों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस के लिए फाइट करता है। लेकिन जब चिरोकी लोगों पर बात आई तो उसने कहा कि यार ऐसे कैसे, ये तो मेरी रेपुटेशन के अगेंस्ट हो गया। आप क्यों? नेटिव्स के लिए मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अमेरिकन यूरोपियन अमेरिकन के लिए लड़ रहा हूँ बेसिकली। लेकिन जो चिरोकी ट्राइब के लोग हैं इनको तो ऐसे ही रहना चाहिए जिस तरीके से अमेरिकन इनके साथ पेश आते हैं। ही रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ जस्टिस जजमेंट, और वो चीफ जस्टिस के जजमेंट को मारने से मना कर देगा, और इनफैक्ट आर्मी को ऑर्डर कर देगा कि चिरोकियों को उनके ज़मीन से बेदखल किया जाए, दूर अमेरिकन डेजर्ट की तरफ इनको पुश कर दिया जाए। 15,000 लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया, अमेरिकन आर्मी ने इनको वहाँ से हटा दिया, जिसे क्या कहते हैं, ट्रायल ऑफ टीयर्स कहते हैं। बेचारे आंसू बहाते मर खप गए रास्ते में ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी एंसेस्ट्रल लैंड से पुश कर दिया गया था। सो दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइब्स जस्टिफाइड इट। अब इस तरीके का बिहेवियर, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा एक सफरिंग फेस करना पड़ रहा है लोकल लोगों को, ट्राइब्स लोगों को, कि जस्टिफिकेशन भी हो रहा है। जिन लोगों ने ज़मीन ले ली, दोज हु टुक द लैंड, ठीक है, ट्राइबल लोगों से ऑक्यूपाई कर ली, वो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नेटिव्स डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड, उनको उन ज़मीन उनको चाहिए ही नहीं, मतलब वो डिजर्व ही नहीं करते कि उनके पास ज़मीन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ज़मीन का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैक्सिमम लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन करते नहीं है, इसलिए इनको ज़मीन रखने से क्या फ़ायदा होगा? इनको ज़मीन तो इनके पास होनी नहीं चाहिए, जो व्यक्ति यूज़ ही नहीं कर रहा उसके पास ज़मीन क्यों रहे? जबकि आपको पता है कि नेटिव्स का जो ज़मीन यूटिलाइज़ करने का कल्चर क्या है, कि उतना यूटिलाइज़ करो जितना तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम, है ना, यूरोपियन को लग रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें हम। सो दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज देम फॉर बीइंग लेजी। वो कह रहे हैं कि अरे आलसी लोग हैं, यूटिलाइज करना नहीं जानते रिसोर्सेज को, और कह रहे हैं कि रिसोर्सेज रहे हमारे पास, ठीक है। इनके पास क्राफ्ट्स नहीं है, स्किल्स जो हैं, क्राफ्ट्स जो हैं भी, वो अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते जिस गुड को मार्केट में बेचा जाए। मतलब इनके लिए हर एक चीज़ जो है अगर मार्केट में सेल करने लायक नहीं है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ड्रेसिंग करेक्टली, मतलब यूरोपियंस की तरह कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड नहीं है, अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते। जबकि चिरोकी ट्राइब ऐसा करती थी एक्चुअल में। इतिहास में ऐसे एविडेंसेस हैं कि चिरोकी ट्राइब वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू बिकम लाइक द यूरोपियन अमेरिकन पीपल्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अब आप देख लो कि कितना ये इट इज़ लाइक डेमोनिक नेचर, है ना, राक्षसी एक इनका बिहेवियर हो गया। यूरोपियन यानी अमेरिकन क्या कह रहे हैं, दे डिजर्व टू डाई आउट, ये तो मरने लायक ही हैं बेसिकली। द प्रेरीज वेर क्लियर्ड फ्रॉम फार्म लैंड, द प्रेरीज वेर क्लियर्ड फॉर फार्म लैंड। ऑलराइट, पूरे जो घास के मैदान थे उनको साफ करके खेतों में तब्दील कर दिया गया। एंड वाइल्ड बाइसन किल्ड ऑफ, और उस एरिया में चरने वाले, वो जो बाइसन की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ठीक है, इन बाइसन्स को बड़े लेवल पर हंट किया गया। एक फ्रेंच मैन विजिट करने आता है उस ज़माने में, उसकी एक सेइंग है जो हिस्ट्री में बड़ी फेमस है कि प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल, ठीक है, कि जैसे जैसे आदिम पुराने ज़माने के जानवर ख़त्म हो गए वैसे वैसे पुराना इंसान भी ख़त्म हो जाएगा इन यूरोपियंस या अमेरिकन्स की वजह से। मीनवाइल द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड, अब पूरे पश्चिम की तरफ नेटिव्स को और ज़्यादा पुश किया जा रहा था लगातार, और उनको कॉन्टीन्यूटी परपिचुटी में लगातार बाहरी इलाकों पे छोटे छोटे ज़मीन दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस को पता चलता कि उस एरिया में कोई मिनरल्स है या कोई और गोल्ड या कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, तो फिर उन एरिया से भी उनको बेदखल किया जाता था। मतलब जो नेटिव ट्राइबल लोग हैं वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड को तो छोड़ के भागेंगे ही, जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकेंगे वहाँ से भी उनको बाकी समय में आगे जाके भगा दिया जाएगा, जैसे इनको पता चलेगा कि इस एरिया में तो कुछ मिनरल्स आ गए हैं, या इस एरिया में कुछ रिसोर्सेज, गोल्ड जैसी चीज़ें मिल गई हैं, ऑयल मिल गया है। So many tribes were forced to share the land originally occupied by one tribe, ठीक है। तो इस तरीके से ये पता ही नहीं चला कि कौन सी ट्राइब की कौन सी ज़मीन है। कई बार एक ट्राइब जिस एरिया में रहती थी वो अब कई ट्राइब्स से मिलके उस एरिया में रहेंगे वो लोग। मतलब एक होता था ना कि ट्राइब्स के एरिया बटे हुए थे, शुरू में हमने पढ़ा था, लेकिन अब क्या हुआ, एक ट्राइब कई ट्राइब्स के साथ उस एरिया को शेयर करेगा। इसका अपना एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता था। इसका अपना एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होता था कि इनके बीच में कभी कभार झगड़े होते रहते थे। दे वर लॉक्ड ऑफ इन ए स्मॉल एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशंस, तो इनको जिन छोटे छोटे एरियाज में लॉक कर दिया गया एक तरीके से, उन एरिया को रिजर्व एरिया कहा जाता था। विच ऑफन वॉज लैंड विथ विच दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन, ये वो ज़मीनें होती थी जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता था, कभी आए ही नहीं थे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। दे डिड नॉट गिव इन विदाउट अ फाइट। अब ऐसा भी नहीं है कि इन लोकल ट्राइब लोगों ने
इन बेचारे नेटिव्स ने बिना लड़े, दे डिड नॉट गिव इन विदाउट अ फाइट, फाइट भी करते थे लेकिन कहाँ फाइट कर पाओगे भाई। द यूएस आर्मी क्रश अ सीरीज ऑफ रेवलेंस फ्रॉम 1865 टू 1890, 1865 1865 से 1890, 35 ईयर्स तक आप देखो कि लगातार फाइटिंग भी चलती रही लोकल ट्राइबल्स की, नेटिव्स की यूएस आर्मी के साथ में। इन्होंने ऐसे ही नहीं ज़मीनें दे दी और उनको भी पता था कि भाई हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं, है ना, हमारी डेथ्स हो रही हैं, हम परसिक्यूट हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम फाइट करके मरें। तो आप देखोगे कि यूएस आर्मी जो है वो इस लेवल पर जाकर लोकल जो नेटिव पीपल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर रही है ना। दैट इज वाई द चैप्टर इज नेम्ड एज डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। कनाडा में भी आर्म रिवॉल्ट्स हुए। ये मेटिस पीपल बेसिकली क्या थे, नेटिव यूरोपियंस के डिसेंट थे। यूरोपियन मतलब मीन्स टू से कि जब यूरोपियंस बहुत पहले शुरुआत में आए होंगे तब उनका लोकल लोगों से कांटेक्ट हुआ होगा और होता था ना कि ट्राइबल और यूरोपियंस भी मिलकर अपने कुछ संतानें उत्पन्न की होगी उन लोगों ने, तो उनका भी यो भी यही मानते थे कि भाई चलो अब हम इस ट्राइब के हैं। तो ऐसे लोगों ने भी अपना कुछ जब क्लेम जताने की कोशिश की तो उनको फिर विद्रोह के जरिए अपनी बात रखनी पड़ी और इन विद्रोहों को कर्ब किया गया, कुचला गया 1869 से 1885 के बीच में। ठीक है, और फाइनली आर्मी के सामने तो इनको गिव अप करना ही पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से दौड़ भाग शुरू होने वाली है। सब लोग भाग भाग के अमेरिका आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि जिसके लिए पागल थे सारे लोग, वो चीज़ अब वहाँ पे अवेलेबल थी, गोल्ड, उसकी खोज हो गई थी। चलिए, सो देर वॉज ऑलवेज द होप दैट देर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। अब अमेरिका में बेसिकली कहीं ना कहीं जब यूरोपियंस आ रहे थे तो यूरोपियंस के दिमाग के एक हिस्से में ये चीज़ तो है ही है कि हमें यहाँ पे गोल्ड चाहिए। तो गोल्ड तो है नॉर्थ अमेरिका में, ये इनके दिमाग में था। अब 1840s में काफ़ी सालों बाद आगे जाके क्या हुआ कि कैलिफोर्निया में कोलमा नाम की जगह पर जेम्स मार्शल नाम का एक पर्सन था जिसने गोल्ड के ट्रेसेस पाए नदी में। ऑलराइट, अब जैसे ही ये न्यूज़ चारों तरफ फैली, दिस लेड टू द गोल्ड रश। ठीक है, बात पहले तो सिर्फ कैलिफोर्निया में फैली, ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके अमेरिका के बाहर भी पहुंच गई। थाउजेंड्स ऑफ ईगर यूरोपियंस हायर्ड टू अमेरिका। हजारों लोग अमेरिका की तरफ भागने सिर्फ क्यों लगे? टू मेक अ क्विक फॉर्च्यून। उनको लगा कि अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, शायद इसी दिन की खोज हम कर रहे थे। दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स। जल्दी जल्दी सबसे पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइनों का एकदम नेटवर्क क्रिएट हो गया। हज़ारों लाखों चाइनीज़ वर्कर्स लोगों को ले आया गया, यहाँ पर रिक्रूट किया गया कि क्या करेंगे, माइंस या जो माइनिंग का काम है वो शुरू करवाया जाएगा। ठीक है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करवाया जाएगा। 1870 में रेलवे का काम पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और 1885 आते आते, ठीक है, कनाडा में पूरी तरीके से रेलवे लाइन बन के तैयार हो गई थी। तो आप देख सकते हैं ना, एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक पर्सन है, एक पुअर इमिग्रेंट है, गरीब इमिग्रेंट है। जब आया था उस समय कहाँ से? स्कॉटलैंड से आया था। तो उसका क्या कहना है? द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल्स फेस। कि जो पुरानी दुनिया है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तो एक स्नेल की चाल से चल रहे हैं, धीरे 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 होता है ना, वो ऐसे रेंग रेंग के स्नेल चलता है, आपने देखा होगा। एंड्रयू कार्नेगी कह रहा है कि यूएसए द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। लेकिन अमेरिका जो है वो एक्सप्रेस की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो ये एंड्रयू कार्नेगी, इसी का देखो काया पलट हो गया। जब आया था तो एक पुअर इमिग्रेंट था, गरीब आदमी था, कुछ भी नहीं था इसके पास, लेकिन ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट मिलियनेयर इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो अमेरिका में ये पहला इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। ऑलराइट, तो रिपब्लिक थंडर्स का मतलब है रिपब्लिकन की बात कर रहा है वो, अमेरिका के रिपब्लिकन्स की बात कर रहा है कि ये जो है इनकी वजह से अमेरिका इस एक्सप्रेस की चाल से भाग रहा है। सो वन रीजन व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड व्हेन इट डिड वाज बिकॉज स्मॉल पीजेंट्स वर लूजिंग देयर लैंड टू बिग फार्मर्स। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या मैं कहूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ का जो रीजन है वो जस्ट अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पहले नहीं हुआ, ठीक है, या एग्रीकल्चर का कोई बहुत इतना बड़ा रोल नहीं था यहाँ पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन हो गया। तो ये इस पैराग्राफ में वही चीज एक्सप्लेन है कि वन रीजन व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड वाज, अमेरिका में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का जो सबसे बड़ा रीजन था उसमें ये था कि उस समय जो कामगार लोग थे, पीजेंट्स वगैरह थे, ये अपनी ज़मीनें छोड़कर जा रहे थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जो छोटे किसान थे, पीजेंट्स थे, इनको फ्री कर दिया गया था, इनके पास ज़्यादा काम नहीं था इस समय। ऑलराइट, बड़े फार्मर्स जो है इन्होंने इनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे, तो अब इनके पास कोई ज़्यादा काम धाम बचा नहीं था, इसलिए ये लोग शहरों की तरफ काम ढूंढने के लिए भाग रहे थे। तो वहाँ डिमांड भी जनरेट हो रही थी और सप्लाई भी होती गई, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज़ी से हो गया। लेकिन अमेरिका के केस में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ रेलवे डेवलपमेंट हो रहा है, तो रेलवे इक्विपमेंट बनाने के लिए
ठीक है, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अलग अलग डिस्टेंट प्लेसेस को लिंक करने के लिए, मशीनरी को प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज स्केल फार्मिंग्स को ईजियर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। मतलब एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है और इस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी की वजह से इंडस्ट्रीज वहां पर ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं। ये यूएसए और कनाडा दोनों में सेम पैटर्न चल रहा था। सो इन 1860 द यूएसए हैड बीन एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। 1860 में 1860 में यूएसए एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी था, लेकिन जस्ट इन 30 ईयर्स 1890 में इट वाज लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, कि विद इन 30 ईयर्स अमेरिका जो है इट वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपेंडेड। अब साथ साथ पैरेलली एग्रीकल्चर हुआ। नॉर्मली हमेशा इकोनॉमी में यही है कि पहले एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है, और आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है अभी, ठीक है, मेसोपोटामिया वगैरह में यही कि जब एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाता है उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ अर्बनाइजेशन हो गया और पैरेलली फिर एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जा रहा था। वास्ट एरियाज वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स। बड़े बड़े फार्म्स को डेवलप किया जा रहा था, एरियाज को कैप्चर करके। 1892 में बाइसन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, यहाँ से उनकी पूरी हंटिंग वगैरह कर करके उनको निपटाई दिया गया था। और इसी के साथ साथ अमेरिकन लोगों की हंटिंग करने की अब बेचारों की आदत भी कम पड़ रही थी, मतलब खत्म ही हो रही थी। ऐसा इसलिए भी ऑब्वियस ही बात है, जब हंटिंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बचेंगे, दस एंडिंग द लाइफ ऑफ हंटिंग द नेटिव्स हैड फॉलोड फॉर सेंचुरीज। यानी वो जो शुरुआती आदतें थी कि भाई अब हंटिंग वगैरह नेटिव्स वगैरह करेंगे, वो भी अब पॉसिबल नहीं है। इन 1892 द यूएसएस कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन वॉज कंप्लीट। 1892 आते आते अमेरिका का कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन, मतलब एक छोर से दूसरे छोर, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा जो अमेरिका है वो एक्सपैंड हो चुका था। ठीक है, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन के बीच में सारे स्टेट्स अमेरिका के डिवाइड हो चुके थे, और अब कोई बाउंड्री नहीं बची थी कि अमेरिकन सेटलर्स और वेस्टवर्ड जो है वो जा सके। विद इन अ फ्यू ईयर्स द यूएसए वाज सेटिंग अप इट्स ओन कॉलोनीज। और धीरे धीरे तो अब अमेरिका खुद इंपीरियल कंट्री बनने की राह पर था। अमेरिका ने खुद अपनी कॉलोनीज आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स और इनफैक्ट इंडियन ओशन की तरफ भी आगे बढ़ना शुरू करेगा वो। ठीक है, हवाई हो गया, फिलीपींस हो गया, में अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करना शुरू करेगा। पैसिफिक ओशन की तरफ बेसिकली बढ़ रहा है कुल मिला के। ठीक है, इट हैड बिकम एन इंपीरियल पावर। तो साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विच हैड बीन द रैलिंग क्राई ऑफ द सेटलर्स इन देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इन 1770। तो अब जब अमेरिका में ये लोग रहना शुरू कर चुके हैं तो यहाँ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए ना। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब कैसे, देखो क्या हुआ कि आगे जाके 1770s में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन से कंप्लीटली, क्योंकि इन्होंने इसके लिए फाइट की। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया बाकायदा। और ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, ये किस स्पिरिट पर लड़ा गया? डेमोक्रेटिक स्पिरिट पर। डेमोक्रेटिक स्पिरिट मींस, यू नो इट वेरी वेल, कि वी कैन गवर्न अवर सेल्फ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई वी कैन गवर्न अवर सेल्फ, हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी फॉरेन बॉडी। तो ब्रिटेन की जरूरत नहीं है, ब्रिटेन के राजा की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद को गवर्न कर लेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो थी, इस स्पिरिट पर इन्होंने फाइट किया ब्रिटेन से, एंड देन फाइनली दे गॉट द इंडिपेंडेंस। तो दैट बिकम द आइडेंटिटी ऑफ द यूएसए। ठीक है, ये अमेरिका की आइडेंटिटी बन गई अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ओल्ड वर्ल्ड, यू नो इट वेरी वेल, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब वही यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ से ये लोग आए थे, और इन्हीं के अगेंस्ट में इन्होंने जो फाइट की मोनार्की के अगेंस्ट, और वहाँ के जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थी उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि राजा के साथ ऑब्वियस ही बात है, फंडिंग के मामले और तमाम अधिकारों के मामले में एरिस्टोक्रेट्स भी होते थे जो जुड़ जाते थे और राजा को फिर जिताने में हेल्प भी करते थे। क्यों? क्योंकि राजा जीतेगा तो फिर उनका भी कहीं ना कहीं ट्रेड और डिफरेंट पर्पसेस के थ्रू वो वेलफेयर करेगा। तो जब अमेरिका के लोग जीत गए तो इन्होंने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट इंक्लूड किया जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी अमेरिका में इतना इंपॉर्टेंट था कि इसे स्टेट भी ओवरराइड नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, ये सारे डेमोक्रेटिक राइट, जैसे राइट टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, तो डेमोक्रेटिक राइट्स जितने भी थे और राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, इट वाज जस्ट फॉर द वाइट पीपल। ये सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए थे, वाइट मैन के लिए थे। आगे जाके देखो कितना बढ़िया ये एक आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया एक पॉइंट कवर करने की कोशिश की गई है इसमें। डैनियल पॉल नाम का एक कैनेडियन नेटिव है जो आगे जाके इन 2000 के आसपास क्या करता है, पॉइंट आउट करता है इस बात को। किसकी बात को? थॉमस पेन
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, थॉमस पेन ने, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम। तो थॉमस पेन अमेरिका में और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पर्सन है। ये क्या कह रहा है, यूज द इंडियंस एज द मॉडल्स ऑफ हाउ सोसाइटी माइट बी ऑर्गेनाइज। इसका कहना है कि हमें इंडियन से सीखना चाहिए, ठीक है। नेटिव अमेरिकन ने अपने एग्जाम्पल से बीज बोए हैं किसके, लॉन्ग ड्रॉन आउट मूवमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी बाय द पीपल ऑफ यूरोप, कि जो उन्होंने यूरोप के लोगों से डेमोक्रेसी, किस बात के बीज बोए हैं, कि जो मूवमेंट आज यूरोपियन लोग डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में इसकी मिसाल, इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं नेटिव लोगों के ऑर्गेनाइज सोसाइटी से आता है, कि कैसे वो फ्री रहते थे, कैसे उनकी सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। तो मोटिवेशन इन्हीं से लिया गया है। वी वर नॉट द सेवेज, पेज नंबर 333, ठीक है। तो सेवेज का मतलब मैंने आपको इसी बुक में भी थोड़ी देर पहले ही बताया। सेवेज का मतलब कौन होता है, कि वो भले अनसिविलाइज्ड लेकिन मोरालिटी के साथ जीने वाला इंसान सेवेज कहलाता है, ठीक है। भले वो सो कॉल्ड सिविलाइज नहीं है, कि उसका प्रॉपर रिलीजन नहीं है, इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है, और भी जो स्टैंडर्ड्स थे यूरोपियन की नज़र में सिविलाइज्ड वाले, भले वो नहीं है, बट ही इज़ मोरल मैन, मैन ऑफ हाई मोरल, ठीक है। तो वो सैवेज है। चलिए, द विंड्स ऑफ चेंज, अब परिवर्तन की हवा, बदलाव की हवा यहाँ से चलेगी थोड़ा सा, लेकिन इसमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट 1920s तक, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 1920s की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। तो लगभग मतलब आज आप 2024 में रह रहे हो, ठीक है, तो 100 साल के आसपास मान लो आप, ठीक है, एवरेज ऑन एन मतलब एवरेज, ठीक है। तो 104 साल पहले लगभग डिड थिंग्स बिगिन टू इम्प्रूव, मतलब कोई खास बदलाव नहीं हुए थे नेटिव पीपल्स की लाइफ में, ठीक है। कुछ भी खास इंप्रूवमेंट शुरू नहीं हुए थे, है ना। वो तो क्या हुआ कि 1928 में इकोनॉमिक क्राइसिस, जब अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आई थी, तो उस दौरान एक ऐसे पब्लिश हुआ, एक सर्वे जो है वो पब्लिश हुआ, और ये किसने करवाया, लेविस मैरियम ने, ठीक है। और इस सर्वे का नाम था, इस ऐसे का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कब आया ऐसे, आफ्टर द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1928। तो 1928 का जो डिप्रेशन था, इसने पूरे अमेरिका को बहुत ही बैडली इफेक्ट किया था। तो इस दौरान क्या हुआ, इट पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ द टेरिबली पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर नेटिव इन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिजर्वेशन वो एरिया होता था जहां पर इन नेटिव लोगों को रहने दिया जाता था या रखा जाता था, या नेटिव लोगों के एरिया को रिजर्वेशन कहते थे, जहां पर बिल्कुल भी खास रिसोर्सेस नहीं होते थे। तो इन रिजर्वेशन में रहने वाले जो नेटिव्स थे, इनकी हेल्थ की कंडीशंस बहुत ही पुअर थी, और एजुकेशन तो और भी ज़्यादा पुअर था। धीरे धीरे लोकल कुछ, अब आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, 20s के, ठीक है, 20s जो सेंचुरी है, उस जनरेशन के अमेरिकन पीपल्स जो हैं, इनके मन में सिंपैथी जागनी शुरू हुई फॉर द नेटिव पीपल्स, ठीक है। ऐसे नेटिव पीपल्स जिनको अभी तक डिस्करेज किया गया था, उनके सारे राइट्स से, उनके कल्चरल राइट्स से डिस्करेज किया गया था, साइमल्टेनियसली उनको सिटीजनशिप के बेनिफिट से भी डिनाई किया गया था। तो उनके लिए सिंपैथी जगी, और छोटे मोटे एफर्ट्स होने शुरू हुए, और इन एफर्ट्स की वजह से यूएसए में आगे जाके एक लैंडमार्क लॉ बना, जिसे कहते हैं इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। जिससे क्या हुआ, नेटिव्स को क्या राइट मिल गया, इट गेव नेटिव इन रिजर्वेशन द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स, कि अब वो अपने एरिया में ज़मीनें खरीद सकते हैं, ठीक है, बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर कर सकते हैं। आगे जाके 1950s और 60s में इनके कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो दिए गए थे उनको, यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट दोनों ने ही, यूएस गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट दोनों ने, उन्होंने एंड करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये हो कि भाई अब हम इक्वलिटी के साथ ट्रीट होंगे, और अब हम मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं, यानी हम बेसिकली यूरोपियंस की तरह ही हो जाएं, हम कोई बहुत अपने आप को स्पेशली एक वो ना ट्रीट करवाएं, मतलब आपको ये नेटिव वाली आइडेंटिटी से फ्री करके कंप्लीटली यूरोपियन आइडेंटिटी में इम्बाइब करने की बात हो रही है। लेकिन नेटिव लोगों ने इससे मना कर दिया कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। तो 1954 में आगे जाके डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर किया गया, किनके द्वारा, नेटिव लोगों के द्वारा ही। एंड नंबर ऑफ नेटिव पीपल्स एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए। लेकिन उन्होंने शर्तें रखी, क्या शर्तें रखी, द रिजर्वेशन वुड नॉट बी टेकन अवे, कि हमारा जो स्पेशल प्रोविजन है, हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारी जो एरियाज हैं, वो हमसे नहीं लिए जाएंगे, और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, नो इंटरफेरेंस विल बी देयर। कनाडा में भी ठीक इसी तरीके की एक्टिविटी हुई, ठीक इसी तरह की घटना हुई। लेकिन अचानक से बाद में फिर से 1969 में इनको एक
ब्लो मिला 1969 में। क्या ब्लो मिला कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम एबॉरिजिनल्स, कनाडा की बात है, कि हम एबॉरिजिनल्स जो हैं, हमें जो लोकल नेटिव पीपल्स हैं, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और जब ये ऐसे ऑर्डर्स आए तो उसके बाद फिर बड़े लेवल पर नेटिव्स की तरफ से इनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा गवर्नमेंट्स को। सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, डिबेट, बहस शुरू हुई, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये क्वेश्चन लंबे समय तक चलता रहा। 1969 में ये जो मूव किया गया वो आगे जाके मतलब 11-12 साल तक इसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशंस चलते रहे, छोटे मोटे डिबेट्स चलती रहीं और फाइनली 1982 में जब एक एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि एबॉरिजिनल्स जो हैं इनका इस लोकल एरिया में राइट है। मतलब लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैज़ एक्सेप्टेड द राइट ऑफ द नेटिव पीपल्स इन देयर ओन लैंड। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फुल राइट मिल गए हैं, इसका मतलब है कि ठीक है, जहाँ बचे कुछ जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका एटलीस्ट कुछ कुछ राइट्स है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाना बाकी था, बहुत सारे सुधार और रिफॉर्म्स बचे हुए थे। अब आज की डेट में तो ये क्लियर है खैर कि दोनों ही देशों में, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर जो नेटिव पीपल्स हैं दोनों ही देशों में, दे रिड्यूस्ड सो मच इन नंबर्स, बहुत कम संख्या में हो गए हैं जितना कि वो 18th सेंचुरी में हुआ करते थे, है ना। लेकिन फिर भी दे कैन नाउ असर्ट देयर राइट टू देयर ओन कल्चर एंड पर्टिकुलरली इन कैनेडा टू देयर सैक्रेड लैंड्स। लेकिन अब खास बात ये थी कि कुछ हद तक वो अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने, प्रिजर्व करने के अधिकारी हो गए थे। ठीक है, राइटफुल उनका ये राइट था कि हम अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, खासकर कनाडा में तो उनको ये राइट्स मिल गए थे कि वो अपनी सैक्रेड लैंड, यानी जिस ज़मीन को वो पहले से सैक्रेड मान के वहाँ पे रहते आ रहे हैं, वहाँ पर अपना राइटफुल सेटलमेंट शुरू कर सकें फिर से। इन अ वे देयर एंसेस्टर्स कुड नॉट हैव डन इन 1880s, जैसा कि 1880s या शुरुआत में 18th सेंचुरी में उनके पूर्वज नहीं कर पाए थे। तो उस तरीके से वो अब रह सकते हैं वहाँ पे, तो इस बात की कम से कम कुछ उनको छूट मिल गई। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी बचा हुआ है, उसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। चलिए, तो नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका की ही तरह, जैसे हमने नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका की अभी बात की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो ह्यूमन एवोल्यूशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसकी एक अपनी एक लंबी कहानी है, लंबा एक हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में जिन्हें आप एबोरिजिन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में इनके लिए एबॉरिजिन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका में इन्हीं के लिए नेटिव वर्ड इस्तेमाल होता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेटिव और एबॉरिजिन एक ही है। ठीक है, एबॉरिजिन का मतलब जो शुरू में यहाँ पे आ गए हैं। ऑलराइट, तो जनरल नेम गिवन टू डिफरेंट सोसाइटीज़, मतलब जो छोटे छोटे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनको एक कॉमन नाम जो दिया गया वो था एबॉरिजिन। तो दे बिगिन टू अराइव ऑन द कॉन्टिनेंट ओवर 40,000 ईयर्स। तो अमेरिका में भी आपने पढ़ा था 30,000 ईयर्स के आसपास वो मूव किए थे, और यहाँ पर 40,000 साल पहले जो ये नेटिव या एबॉरिजिन ट्राइब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, दे माइग्रेटेड इन दिस एरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये लोग कहाँ कहाँ सेटल थे, न्यू गिना हो गया, यहाँ पर सेटल हुए थे आके। ठीक है, और ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग उसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रेलियन पीपल्स माइग्रेट, अमेरिकन पीपल्स माइग्रेट करके आए हैं, उसी तरीके से लैंड ब्रिज के जरिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट करके आए हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन नेटिव ट्रेडिशंस में एबॉरिजिन्स लोग अपने आप को ये नहीं मानते थे कि हम आए हैं कहीं से। इनका मानना था कि हम हमेशा से यहाँ पर हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समय की शुरुआत से जब कोई नहीं था तब आ गए यहाँ पे, तो उस समय सिर्फ जानवर थे, तो इसका मतलब उनका ये मानना था कि भाई जब इंसान नहीं था तब से हम यहाँ पर हैं। सो द पास्ट सेंचुरीज वर कॉल्ड ड्रीम टाइम। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर एबॉरिजिन्स दे रहे थे ना, दिस स्टेटमेंट वाज लाइक अ ड्रीम टाइम फॉर द यूरोपियन पीपल्स। व्हाई इट वाज अ ड्रीम टाइम का मतलब है उनके लिए सपने जैसा था, जो उनको समझ में नहीं आता था। ड्रीम टाइम क्यों, क्योंकि ये कहते थे कि हम हमेशा से यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनके लिए एक ये था कि भाई पास्ट और जो प्रेजेंट है इसको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता था, वो इस चीज़ को नहीं समझ, क्योंकि यूरोपियंस को ये लगा कि ऑब्वियसली ये लोग भी अगर आए होंगे या इनका कुछ ना कुछ तो अपना एक सेटलमेंट जो रहा है वो होगा ही, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रही होगी अपनी। तो उस हिस्ट्री में चीज़ें जो है वो ओरिजिन से रिलेटेड जो होती थी वो हमेशा ब्लर हो जाती थी। बस ये कह देते थे कि हम हमेशा से यहाँ से थे, हम कहीं से आए नहीं, हम कहीं से गए नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बेसिकली यूरोपियंस के लिए इट वाज नॉट ईजी, उनके लिए सरल नहीं था। चलिए, तो 18th सेंचुरी में लास्ट में इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात हो रही है यहाँ पे, 350 टू 750 नेटिव कम्युनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब आप देख लो, 350 एंड 750 नेटिव कम्युनिटीज़, मतलब 350 से 750 के बीच में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इवन आज भी 200 से ज़्यादा या 200 के आसपास लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती हैं। मतलब कितनी डाइवर्सिटी है ट्राइबल के लेवल पर।
देयर इज अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ द इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ। अब इसी में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ एक बड़ा ग्रुप रहता था, तो हम डिस्कशन उन्हीं का करेंगे जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा मेजॉरिटी या ज़्यादा नंबर्स में थे। ठीक है, इन्हें क्या कहते थे, टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स। तो बाकी लोगों के लिए एबॉरिजिन वर्ड इस्तेमाल किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा, लेकिन टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स के जो लोग थे इनके लिए टर्म एबॉरिजिन इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये लोग क्या है, माइग्रेट करके आए हैं कहीं से, एंड दे डू नॉट बिलोंग्स टू द एबॉरिजिनल ट्राइबल और द नेटिव रेस। ठीक है, ये लोग अलग ही रेस को बिलोंग करते हैं और ये लोग रह रहे हैं यूरोपियन के आने के काफ़ी पहले से, लेकिन फिर भी अभी शायद कुछ ही समय पहले आए होंगे लोग। सो टुगेदर दे मेक अप 2.5% ऑफ ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 के डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2.5% आबादी इनकी है, टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स की है। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा पॉपुलेटेड था, स्पार्सली पॉपुलेटेड था, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस नहीं था। ऑलराइट, इट वाज नॉट डेंस। ठीक है, तो बहुत ही रेयरली पॉपुलेटेड था यू कैन से, एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट। और आज भी आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े कुछ टाउन एरियाज हैं, वो टाउन्स कहाँ पर हैं, कोस्टल एरिया में ही ज़्यादातर टाउन सेटल्ड है। ये वही जगह थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग 1770 में सबसे पहली बार आए थे, वहाँ पर सेटल होते चले गए और ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो अंदर का इंटीरियर रीजन था, सेंट्रल रीजन था, दैट वाज डेजर्ट। तो ये छोटा सा डेवलपमेंट है। ठीक है, शुरुआत में देखा ऑस्ट्रेलिया को डच ट्रैवलर्स ने। ठीक है, 1642 में आगे जाके फिर से एक डच पर्सन ही है, तस्मान, एबल तस्मान नाम था इसका, तो इसने लैंड किया। ठीक है, तस्मानिया के पास। ठीक है, मतलब एक ज़मीन में जहाँ पर न्यूजीलैंड के पास में बेसिकली ये लैंड किया था, न्यूजीलैंड। इसीलिए न्यूजीलैंड भी आज भी यूरोपियंस का ही है। ठीक है, तो वो पूरा इलाका यूरोपियंस का ही है। ये सब जहाँ जहाँ सफ़ेद सफ़ेद लोग दिख रहे हैं ना, ये यूरोप से ही आए थे, वो सब वहाँ पर हथिया लिए उन लोगों ने, तो तस्मानिया नाम पड़ गया तस्मान के ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये डच था। आगे जाके 1770 अब ये जेम्स कुक भाई साहब जो है ये बॉटनी बे नाम की जगह पर उतरे। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली, और इस तरीके से फिर वहाँ पर कॉलोनीज बननी शुरू हो गई। ठीक है, 1788 में। ठीक है, 18 साल बाद सिडनी को फाउंड किया गया। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ये न्यूजीलैंड। ठीक है, ये तस्मानिया। ठीक है, तो यहाँ पर तस्मान जो है, एबल तस्मान जो है यहाँ पर आकर लैंड किया था, और यहाँ से फिर आगे जाके कैप्टन कुक भाई साहब ने ऑस्ट्रेलिया को खोज निकाला। तो यहाँ पर भी जो कहानी है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन पीपल या ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन पीपल और अमेरिकन यूरोपियन पीपल्स के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब स्टोरी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूरोपियन सेटलर्स, द नेटिव पीपल एंड द लैंड इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी। इसीलिए मैंने कह दिया कि जैसे यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पर आके बसे अमेरिका में, ठीक है, वैसे ही नेटिव लोगों के साथ में इंटरैक्शन यूरोपियंस का ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। हालांकि ये जो इनका डिस्क्रिप्शन है ये लगभग 300 साल, मतलब जब अमेरिका में एक्सप्लोरेशन हो गया उसके 300 ईयर्स आफ्टर बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का ऑक्यूपेशन शुरू हुआ यूरोपियन लोगों का। सो इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम कैप्टन कुक। अब कैप्टन कुक भाई साहब आए थे यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर करने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो जब उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व की चीज़ें शुरुआत में, कैप्टन कुक और उनका क्रू जब यहाँ पर लैंड किया तो उनका एनकाउंटर हुआ नेटिव्स के साथ में। तो उन्होंने कहा कि यार कैसा रिपोर्ट दिया, फ्रेंडलीनेस वाला रिपोर्ट दिया, जैसा कि अमेरिकन लोगों के साथ में हुआ था, कि बेसिकली जो नेटिव लोग हैं वे आर वेरी एंथुसियास्टिक और फ्रेंडली। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हीं रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इनके बिहेवियर में एक शार्प रिवर्सल आ गया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई थी एक नेटिव के द्वारा। अब इसकी भी एक कहानी है, पर अब समय ऑटोमेटिकली काफ़ी हो गया है, अपन थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, बस आपका एक ओवरव्यू हो जाए इसका। अगली बार जब नेक्स्ट सेशन में इसी को पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से इसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई थी, इसमें कैप्टन कुक की भी गलती है बेसिकली। ठीक है, सो नॉट इन ऑस्ट्रेलिया बट इन हवाई। और जब कुक की हत्या कर दी गई तो उसके बाद से कंपेरेटिवली दोनों हॉस्टाइल फील करने लग गए, नेटिव्स और द यूरोपियन पीपल्स और द ब्रिटिशर्स पीपल्स बेसिकली बिकेम हॉस्टाइल टू ईच अदर। सो एज ऑफन हैपेंड अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ दिस नेचर वाज यूज्ड बाय कॉलोनाइजर्स। अब यूरोपियंस को पता ही है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती थी तो वो तो और ज़्यादा ब्रूटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हुआ कि एक सिंगल इंसिडेंट जो हुआ नेटिव्स के द्वारा इस तरीके का, उसको इन्होंने क्या किया, एक वजह मान ली कि अब हम बताते हैं इनको। और इसके बाद जितने भी एक्ट्स ऑफ वायलेंस ब्रिटिश लोगों ने किए उसको उन्होंने जस्टिफाई किया नेटिव्स के अगेंस्ट कि भैया यहाँ के लोग भी तो हमको मारते हैं, इसलिए हम इन लोगों को मार रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। दे डिड नॉट फोर्सी, दे डिड नॉट मीन्स, दे मीन्स नेटिव पीपल्स। तो
अब नेटिव पीपल्स इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगाया, इस बात को वो आगे देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, इस बात का उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया। मतलब होता है ना, फोर्सी मीन्स टू से जस्ट टू एक विजन की तरह देखना। सो दे डिड नॉट फोर्सी दैट। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में लगभग 90% ऑफ नेटिव पीपल्स की जो आबादी खत्म हो रही है, वो क्यों हो रही है? एक्सपोजर टू जर्म्स। ये जो यूरोपियंस लोग अपने साथ में कीटाणु, जर्म्स, है ना, अननेसरी इन्फेक्शंस लेके आए, बहुत ख़राब तरीका था उनके रहने वहने का, जो आज बड़े सिविलाइज्ड बनते फिरते हैं, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से रहते थे। तो जो बीमारियां लेके आए, जो जर्म्स लेके आए, ठीक है, इसके अलावा जो ज़मीनों से उनको हटाया गया, उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए, है ना, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सस्टेन करते थे। इसके अलावा बैटल्स में जो नेटिव लोग सेटलर्स के अगेंस्ट मारे गए, तो 90% ऑफ पॉपुलेशन खत्म हो गई। इस बात को तो वो समझ ही नहीं पाए थे, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पे कि यूरोपियन पीपल्स आर जस्टिफाइंग देयर इंसिडेंट्स, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक छोटे इंसिडेंट्स की वजह से आप 90% की उनकी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दो। द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग ब्राज़ील विथ पोर्तुगीज कन्विक्ट्स हैड बीन अबंडन व्हेन देयर वायलेंट बिहेवियर प्रोवोक्ड। तो एक्चुअली क्या एक तरीका था, इस पूरे पैराग्राफ में एक तरीका है, उस तरीके के बारे में बात हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स जब आए तो आगे जाकर क्या हुआ? ये जो ब्रिटिशर्स शुरू में आए ना, इनके एक्सप्लोरेशन के बाद कैप्टन कुक ने जब खोज लिया, तो जब देखा कि यार यहाँ पर अभी कोई बहुत ज़्यादा, शुरुआत में तो रिसोर्सेस मिलते नहीं थे, तो एक कॉमन उस ज़माने में एक और तरीका हुआ करता था कि ब्रिटेन का जो राजा है वो जितने ब्रिटेन में डिफाल्टर टाइप के लोग होते थे उनको भी भेज देता था, जैसे चोर, उचक्के, बदमाश, क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग, ठीक है। तो वैसे ही ब्राज़ील में क्या था? ब्राज़ील में पुर्तगाल से पकड़े हुए जो लोग थे, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील में पुर्तगालियों का ऑक्यूपेशन था, ये आपने कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा। तो पुर्तगाल के राजा ने वहाँ पे जितने कन्विक्ट्स थे, जिनके ऊपर केसेस वेसेस चल रहे थे, बदमाश क्रिमिनल टाइप के लोग, उनको यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन बाद में अब चूंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग थे, तो इनके क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से लोकल लोगों के साथ इनके वायलेंट बिहेवियर हुए, उन्होंने प्रोवोक किया, और जिसका नुकसान भी हुआ। नेटिव लोगों को जब प्रोवोक किया तो ब्राज़ीलियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। ब्राज़ील का मतलब लोकल पुर्तगीज जो आए थे, ट्रेडर्स वेडर्स, ठीक ठाक लोग, मतलब सब चोरों को ही नहीं भेजते थे, चोरों के साथ अच्छे लोग भी आते थे, बट चोरों को भी भेज दिया जाता कि जाओ तुम वहीं रहना, ठीक है, जाओ तुम्हारी ये सजा है, क्योंकि ट्रेडर्स तो आते जाते रहेंगे, चोरों को बस वहीं फिर रहना पड़ेगा, है ना। द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस इन अमेरिकन कॉलोनीज। ऐसे ही जब अमेरिका में धीरे धीरे कॉलोनीज बनी थी, तो अमेरिका में भी रहने वाले जो लोग थे वो ब्रिटेन से भेजे गए कैदी, प्रिजनर्स वगैरह थे, ठीक है। ये लोग तब तक वहाँ रहे जब तक कि फिर बाद में ब्रिटेन से इन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं ले ली। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया? बदमाशों को, चोरों को, उचक्कों को, कैदियों को भेजना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स वेर कन्विक्ट्स, ठीक है, ये वही लोग थे जो कन्विक्ट्स थे, और इनको इंग्लैंड से इसलिए यहाँ पे भेज दिया गया था कि उनका जेल टर्म जो है जब एंड हो जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में फ्री पीपल की तरह रह सकते हैं, और कंडीशन सिर्फ यही रहेगी कि वो ब्रिटेन वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, ब्रिटेन ने बहुत सारे कुछ ऐसे अनपार्डनेबल ऑफेंसेस किए थे, कुछ क्राइम्स किए थे कि ब्रिटेन का राजा उन्हें देखना भी नहीं चाहेगा यहाँ पे। तो उनको कहा तो भगो यार यहाँ से, तुम हो गया, आना ही मत लौट के तुम, ठीक है, तड़ी पार कर दिया तुमको। तो यहाँ पर यह था कि तुम बस सजा अपनी जब खत्म होगी तब तक एक कन्विक्ट के तौर पर रहोगे, लेकिन बाद में, उसके बाद भले हमारा ऑक्यूपेशन जो भी होगा या हमारा सिस्टम जो भी ऑस्ट्रेलिया में डेवलप होगा, उसमें तुम फ्री पीपल की तरह ट्रीट किए जाओगे, बस तुम ब्रिटेन वापस नहीं आओगे। तो शुरुआत में कोई ज़्यादा रिसोर्स मिले नहीं थे वहाँ पे, शुरुआत में कोई इतना, सो विथ नो रिकॉर्ड्स, उनको कोई इस बात का झिझक नहीं था कि भाई अब हमको यहाँ पर रहना है, इस एरिया में हमको हमारी लाइफ सस्टेन करनी है, मेंटेन करनी है किसी भी तरीके से, है ना। तो उनको किसी भी तरीके का हेसिटेशन नहीं होता था। कोई छूट तो मिल नहीं रही है उनको, कोई रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल नहीं रहा है, उनको बस यहाँ पे भेज दिया गया है। तो उनका ये था कि भाई अब हम क्यों हेसिटेट हो, लोकल लोगों को जो मारना हो, घसीटना हो, जो भी करना हो, उनको बस हम उनकी लैंड से भगाएं, उनकी ज़मीनों से भगाएं, और यहाँ पर हम खेती वेती करें, ताकि हम एटलीस्ट अपने आप को तो सस्टेन कर सकें। अदरवाइज फिर हमारी लाइफ को तो कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है लोकल ब्रिटिश राज से। तो इस तरीके से बाद में आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट शुरू हुआ। मेन डेवलपमेंट शुरू होगा 1851 से 1961 के बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड मिल गया अमेरिका की तरह। तो इस तरीके से फिर आप आगे देखोगे, फेडरेशन बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, 6 स्टेट्स बनेंगे, ठीक है, कैनबरा का एस्टेब्लिशमेंट होगा जो उसकी कैपिटल बनेगी, और फिर आगे जाके 2 मिलियन यूरोपियन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 1948-75 के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट विद अमेरिका। अमेरिका में भी सेम उसी टाइप का डेवलपमेंट पैटर्न है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी सेम उसी टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न है जैसा अमेरिका में हुआ था। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है,
अमेरिका भी मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी था और ऑस्ट्रेलिया भी मेजॉरिटी में ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, यहाँ पे वास्ट शिप भेड़ों के फार्म्स वगैरह स्टैब्लिश किए गए, माइनिंग स्टेशंस बनाए गए, वाइन यार्ड्स डेवलप किए। वाइन यार्ड मतलब अंगूरों के खेत, अंगूरों के बगीचे, खेत नहीं होते सॉरी, तो अंगूरों के बगीचे वगैरह बनाए गए। ठीक है, गेहूं की खेती की गई। अंगूर की खेती इसीलिए की जाएगी क्योंकि वाइन वगैरह बन पाए, ऑब्वियस सी बात है ना, शराब बन पाए। ठीक है, तो ये आसान नहीं था, लेकिन एक लंबे प्रयास के बाद और अच्छी खासी मेहनत करने के बाद ये सब कुछ इन्होंने बना लिया। सो दीज केम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, और इन्हीं से आगे जाके ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हुई। ये अभी आपको मैंने ईयर के बेसिस पर, ईयर के हिसाब से पढ़ाया है। ठीक है, और इन्हीं ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज बन रही थी, छोटे छोटे सेटलमेंट्स बन रहे थे, इनको आगे जाके यूनाइट किया गया। लगभग 6 स्टेट्स जिनकी मैं बात कर रहा था ये, तो इन 6 स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री जैसी बन गई, और ये 6 स्टेट्स को काफ़ी हद तक इकोनॉमी, पॉलिटी और बाकी मामलों में ऑटोनॉमी दे दी गई थी। तो 1911 में ऑस्ट्रेलिया में वही कैनबरा कैपिटल बनेगी ये। ठीक है, कैनबरा को कैपिटल बनाया जाएगा और ये 6 स्टेट्स का एक फेडरेशन होगा ऑस्ट्रेलिया। तो जब शुरुआत में कैपिटल बनी थी 1911 में कैनबरा, तो इसका नाम क्या सजेस्ट किया गया था? वुल व्हीट गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर व्हीट वगैरह सफिशिएंट अमाउंट में होता था, और उस शिप्स के वो भी थे, शिप फार्म भी थे, तो वहाँ से वुल वगैरह निकलता था, तो वुल व्हीट गोल्ड नाम रखा गया बेसिकली यहाँ पे। फाइनली आगे जाके इसका नाम रखा गया कम्बेरा, या जिसे आज हम कैनबरा के नाम से जानते हैं। ये एक नेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन खेतों, बागानों में, इन जगहों पर नेटिव लोगों को ही, मतलब जो शुरू में एबॉरिजिन्स रह रहे थे, इन एबॉरिजिन्स को ही एम्प्लॉय किया गया, और इनके काम करने के जो कंडीशंस या स्थितियां होती थी, काम करने के तौर तरीके होते थे, वो बहुत हार्श होते थे, और लगभग लगभग ये स्लेव की तरह ही इनसे काम लिया जाता था। बाद में यहाँ पर चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आए काफ़ी हद तक, जिन्होंने सस्ते में काम करना शुरू किया, जैसे कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश के ज़माने में हुआ था, बहुत सारे चाइनीज़ को लेके आया गया था। तो यहाँ पर चाइनीज़ लेबर्स आए, और काफ़ी हद तक जो नेटिव्स से लेबर्स की कमी हो रही थी उसको पूरा किया चाइनीज़ लोगों ने। लेकिन धीरे ही इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया, यही अमेरिका में भी होगा और यही कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। ठीक है, कि इनको क्या लगेगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है नॉन वाइट पीपल्स के ऊपर, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए कहीं, और ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, बाद में फिर ये नेगोशिएशंस करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नॉन वाइट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस चीज़ को लेकर दोनों देशों ने, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये सिचुएशन होगी कि इनको चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को बैन कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट टिल 1974 क्या होगा, ये डर इतना बढ़ गया इन लोगों का कि डार्क पीपल्स को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे बड़े पैमाने पर, इनको सरकारी नीतियों के द्वारा बाहर रखने की कोशिश की गई। अब यहाँ भी बदलाव की हवा चलने वाली है। बदलाव की हवा क्या है? 1968 में स्टैनर नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब यू नो इट वेरी वेल, जो बेसिकली स्टडी करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज़, एक तरीके से पास्ट और प्रेजेंट में किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो ये स्टैनर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक लेक्चर लिखा, और इस लेक्चर ने सबके दिमाग में एक तरीके से मतलब बिजली कौंधा दी, है ना। वो क्या था? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की महान चुप्पी, साइलेंस। व्हाट वाज द साइलेंस? द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द एबोरिजिन्स। की इन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एबोरिजिन्स के बारे में आज तक हिस्टोरियंस ने लिखा ही नहीं, क्या हिस्टोरियंस ने चुप्पी साध रखी है? व्हाई दे आर साइलेंट? सो 1970s में भी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हो रहा था कि लोगों के मन में ईगरनेस बढ़ रही थी नेटिव्स को समझने की, वैसे यहाँ पर भी हुआ एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज कि कैसे ये जो यहाँ पर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी डिस्टिंक्ट कल्चर्स वाली, ये किस तरीके से रहती थी, यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, क्लाइमेट, ये कैसे नेचर को, क्लाइमेट को समझते थे। तो इनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और तेज़ी से बढ़ने लग गई। इनके पास कितनी बढ़िया बढ़िया टेक्सटाइल और पेंटिंग और कार्विंग की स्किल्स होती थी, इन्हें हमें समझना चाहिए, इन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज यूनिक। सो अंडरलाइंग स्टैनर के बाद एक और पर्सन है, कौन है? रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स, हेनरी रेनॉल्ड्स ने इसको और एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी, एक बहुत ताकतवर, मतलब पावरफुल किताब, मतलब बाय द इम्पैक्ट पावरफुल। इस बुक में क्या लिखा कि हमें क्यों नहीं बताया गया, है ना, वाई, है ना, हमें इन बातों के बारे में क्यों नहीं बताया गया, वाई वी वर नॉट टोल्ड। इस बुक के थ्रू उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री राइटर्स जो थे इनको इतना क्रिटिसाइज किया
कि जब से ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ने खोजा उसके बाद से आपने हिस्ट्री तो लिखी, लेकिन उसमें से अबॉर्जिन लोगों को गायब भी कर दिया, उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी डाइवर्सिटी, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी, उनका इस तरीके से जो स्किल है, क्राफ्ट है, टेक्सटाइल है, इन सारी चीज़ों को आपने डिसअपेयर ही कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने साइलेंट बरती इस पे। सिंस देन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टू स्टडी नेटिव कल्चर। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में बाकायदा डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए, इंस्टीट्यूट किए गए कि नेटिव लोगों के कल्चर को स्टडी किया जाए, उनकी गैलरीज, आर्ट गैलरीज लगाएं, जिससे नॉर्मल लोगों को हम इसके बारे में एक्वेंट कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें। म्यूजियम्स बनाए गए और म्यूजियम्स में उनके चीज़ों को रखा गया। आर्ट गैलरीज वगैरह के साथ साथ में डायोरामास समझते हैं, इज अ काइंड ऑफ पेंटिंग, ठीक है, सीनिक पेंटिंग है ना, इमेजिनेटिव पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते थे, डिजाइन्स बनाते थे ये लोग, है ना। तो ये डिजाइन किए गए जिसमें नेटिव्स के कल्चर को पूरा एक्सप्लेन किया जाता, मतलब कहने का कि थ्रू दी पेंटिंग्स एंड थ्रू दी 3D स्ट्रक्चर्स नेटिव के कल्चर को एक्सप्लेन किया गया पूरी तरीके से। एंड नेटिव्स राइटिंग्स हैव बीन बिगिन, है ना, और इनफैक्ट नेटिव लोगों ने अपनी राइटिंग्स को लिखना भी खुद शुरू कर दिया इस समय। क्यों? क्योंकि अब बाकायदा सोशल सपोर्ट मिल रहा था ना इन लोगों को, और इस बात को महसूस किया गया कि यार देखो ऐसा है कि अगर नेटिव लोगों का कल्चर गायब हो सकता है, भुलाया जा सकता है, तो हमारा भी कल्चर कभी भुलाया जा सकता है, इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। और 1974 आते आते यहाँ मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो एक ऑफिशियल पॉलिसी बन गई, किसकी? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। और इनफैक्ट एशिया और यूरोप से बाकी लोगों को जो आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, पर्टिकुलरली एशिया से, उसको भी लिफ्ट कर दिया गया। और आप देखेंगे कि 1970s के दौरान, तो इसके अलावा 1970s में जब उस समय ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहस छिड़ रही थी यूनाइटेड नेशन में, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज काम कर रही थी, है ना, कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो उस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने ये रियलाइज़ किया कि यार देखो, जैसे अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में बहुत बदमाशी की गई, लोकल लोगों से उनकी ज़मीनें छीनी गई, ट्रीटी की गई है ना, ट्रीटी के थ्रू एग्रीमेंट्स करके उनकी ज़मीनें जो है वो छीन ली गई हैं, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस बात को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लिया, और उन्होंने कहा कि देखो, हमने हमेशा से क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन को टेरा नलियस का मतलब होता है द लैंड और समथिंग विच बिलोंग्स टू नोबडी, मतलब वो चीज़ जो किसी की नहीं है, किसी का ऑनरशिप नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा तो फिर भी ठीक ठाक है और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट आगे जाके एक जो इतिहास, जिसके बारे में अभी और क्लियर करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे माइट भी थोड़ा सा और अच्छा नहीं क्लियर है, तो आपको मैं बता दूं, नेशनल सॉरी डे मनाया जाता था, शायद यहाँ पर है कहीं पर ये, हाँ, नेशनल सॉरी डे। तो इसके बारे में बात, तो यहाँ पर एग्निशिंग हिस्ट्री की जो बात की जा रही है वही है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी हुई थी। वो इनह्यूमन एक्टिविटी ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर जो एबॉरिजिन्स थे ना, उनके बच्चों को उठा ले जाते थे यूरोपियन लोग, ठीक है, और बेच देते थे स्लेवरी करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए उनको सेल कर दिया जाता था, और बिना परमिशन के कभी भी उठा लिया जाता था उनको, बड़े पैमाने पर लाखों की अमाउंट में, 1 लाख बच्चों को लगभग जो है एबडप्ट किया गया था यहाँ पे, ठीक है। नेशनल सॉरी डे इसके लिए मनाया गया था, अपोलॉजी फॉर द चिल्ड्रन लॉस्ट, है ना। तो ये बेसिकली लॉस्ट नहीं थे, 1820 से 1970 के बीच में लाखों बच्चों को छीन लिया गया था बेसिकली। तो दे वर नॉट लॉस्ट एक्चुअली, दे वर एबडक्टेड। तो ये भी एक बड़ी पीड़ादायी कहानी थी, बहुत ही पेनफुल हिस्ट्री थी, है ना। तो ये मिक्स्ड ब्लड वाले लोग थे, मतलब नेटिव यूरोपियंस के, यूरोपियन लोग आए और नेटिव लोगों के साथ में उन्होंने मैरिज रिलेशंस, जैसा कि अमेरिका में हुआ थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे भी हुआ। तो इनको फोर्सिबली कैप्चर कर लिया गया था, और उनके माता पिता और उनके जो उनके एक्चुअल रिलेटिव्स थे उनसे वो कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ये सब दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के कि ना तो हमने ज़मीनें कभी अमेरिका और कनाडा की तरह ली इनसे, ठीक है, और साथ साथ हमने एक गलती तो करी है कि यहाँ पर इनके बच्चे छीने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आगे जाके क्या हुआ, अमेरिका में एक इन चीज़ों को लेके आगे जाके बड़े पैमाने पर इंक्वायरी की गई ऑस्ट्रेलिया में, और 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। पहला कि नेटिव लोगों का जो नेचुरल हिस्टोरिक ऐतिहासिक बॉन्ड है उनकी ज़मीन के साथ में, राइट है, उसको हम सैक्रेड मानेंगे, उसको हम पवित्र मानेंगे, और हम इसका हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी उनकी ज़मीनें नहीं छीनेंगे। और साथ साथ जो हमने पुराने गलत काम किए हैं, पास्ट एक्ट्स, जिनको हम अनडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने उनके बच्चों के लिए इनजस्टिस किया है, ठीक है, और हमने ये इनजस्टिस इसलिए किया ताकि वाइट और कलर्ड पीपल अलग अलग रह सकें, ठीक है। तो ये वही नेशनल सॉरी डे। तो इस तरीके से वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी कंप्लीट खत्म कर दी गई 74 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने आगे जाके नेटिव का जो क्लेम है उसको रिकॉग्नाइज किया। 1995 में वही नेशनल इंक्वायरी बनी,
कि जो एबॉरिजिन्स के बच्चे हैं जिनको छीना गया है ना, वो कितने थे, कैसे थे, और बाकायदा डिटेल उसकी जब निकल के आई तो फिर 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, जहां खुले आसमान में, नीले आसमान में सॉरी लिखा गया था बहुत बड़े बड़े लेटर्स पे। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको थोड़ा सा क्विक फॉरवर्ड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आई होप सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। इसका एक और डिटेल चैप्टर में लेके आऊँगा। वो डिटेल देखो, डिटेल करने में एक आधी घंटा 1.5 घंटा और बढ़ता, बट मेरे ख्याल से आपके पास उतना भी ज़्यादा समय नहीं था, तो उस कम से कम टाइम में इतना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता था। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।